हेलो एवरीवन। एचडी इंजीनियरिंग मंत्रा यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज इस लेक्चर के अंदर हम उत्तर प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर एग्ज़ाम के लिए इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का टॉपिक क्वालिटी कंट्रोल कंप्लीट कवर करेंगे। आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एग्रीकल्चर, आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझ में आने वाला है और एग्ज़ाम में से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप सभी के सभी क्वेश्चन बिल्कुल ईजिली अटैम्प्ट कर पाओगे और फुल स्कोर आप करोगे। टॉपिक को हमने ब्रॉडली 10 चैप्टर्स के अंदर डिवाइड किया है। शुरुआत में हम देखेंगे क्वालिटी कंट्रोल होता क्या है, की कंसेप्ट और प्रिंसिपल्स क्या है, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, कंट्रोल चार्ट्स क्या कैसे बनते हैं और वही क्या होते हैं, एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, स्टैंडर्ड एंड सर्टिफिकेशंस, क्वालिटी टूल एंड टेक्निक्स, रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग एंड इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग मेथड्स। यानी कि क्वालिटी कंट्रोल के अंदर जहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है या भी जो भी ब्रॉडली इसका सब्जेक्ट, इसका सिलेबस है, वो हमने पूरा का पूरा इस आज की क्लास में आपका कवर करवा देंगे। तो चलिए लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लेक्चर में हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, टेक्स्ट बुक की कामयाबी एक्सप्रेस सेल अभी लाइव हो चुकी है। इसके अंदर आपको टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो मात्र 615 रुपये में देखने को मिलेगा। वैसे नॉर्मली तो प्राइस इसका बहुत ज़्यादा रहता है, तो सेल के अंदर इसका प्राइस अब 699 रुपये चलने लग रहा है। और अगर आप कूपन कोड दैया को यूज करके इसको बाय करते हैं तो आपका ये प्राइस 615 रुपीज़ हो जाएगा। टेक्स्ट बुक के पास प्रो की मदद से आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी का हो, उत्तर प्रदेश का हो, हरियाणा, राजस्थान, यानी इंजीनियरिंग एग्जाम हो, नॉन टेक्निकल एग्जाम हो, सभी की आप अपनी बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक पास प्रो की मदद से आप ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट ये अटैम्प्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर जो एग्ज़ाम के सिलेक्टेड बच्चे होते हैं और जो बच्चे टॉप करते हैं वे टेक्स्ट बुक के पास प्रो को ही यूज करते हैं। आज के दिन अगर आपको भाई प्रैक्टिस करनी हो, टेस्ट सीरीज लगानी हो, तो टेक्स्ट बुक एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो अभी तक आपने टेक्स्ट बुक का पास प्रो बाय नहीं किया है तो आप दैया कूपन कोड लगा के इसको बाय कर सकते हैं। अगर आप कूपन कोड नहीं लगाते हैं तो आपको 699 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। कूपन कोड लगाने के बाद इसका प्राइस 615 रुपीज़ हो जाएगा। इसको बाय करने का लिंक मैं आपको पहले कमेंट के अंदर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ पे क्लिक करके इसको बाय कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने लेक्चर के ऊपर आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के लिए और यूपीएससी का जो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम है या किसी भी एग्जाम जिसमें क्वालिटी कंट्रोल सब्जेक्ट आता है, आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है। हमारा चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू दी क्वालिटी कंट्रोल। भाई क्वालिटी कंट्रोल होती क्या है, इसमें हम उसको देखेंगे। Quality control refers to a set of procedure and activity implemented in manufacturing and service industry to ensure that the product or service meet the specified quality standard। तो क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है भाई? ऐसे प्रोसीजर और एक्टिविटी जिसको हम एडप्ट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि जो भी हम प्रोडक्ट या सर्विस बनाने लग रहे हैं वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का हो, जो भी हमने उसके स्टैंडर्ड स्पेसिफाई किए हैं उनको वो मीट करे। It involves inspecting, testing, analyzing product to detect defects and improve the performance। इसके अंदर हम क्या करेंगे? इंस्पेक्शन करेंगे भाई, चेकिंग वगैरह करेंगे, टेस्टिंग करेंगे और प्रोडक्ट को एनालाइज करेंगे डिफेक्ट्स को चेक भाई डिटेक्ट करने के लिए। और अगर कोई डिफेक्ट आता है तो भाई हम उसको सही करेंगे और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो ये सब किसके पार्ट हैं? क्वालिटी कंट्रोल के। तो क्वालिटी कंट्रोल आप समझ गए होंगे कि भाई कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस है उसकी एक स्टैंडर्ड क्वालिटी होनी चाहिए, या भाई जो भी हमने भाई प्राइस उसका लेने लग रहे हैं या भाई जो भी हम स्पेसिफाई करने लग रहे हैं उस स्टैंडर्ड का उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। तो वो क्वालिटी उसके अंदर हो, तो वे इंश्योर करने के लिए जो भी प्रोसीजर और एक्टिविटीज़ होती हैं वही सब क्वालिटी कंट्रोल के अंदर आता है। क्वालिटी कंट्रोल की इम्पोर्टेंस क्या है? तो इसकी इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल? इट एंश्योर द कस्टमर सेटिस्फैक्शन, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट मीट द कस्टमर एक्सपेक्टेशंस एंड एनहेंस द ब्रांड रेपुटेशन। प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटी होगी तो जो कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस हैं वो उसको मीट करेगा और ब्रांड की रेपुटेशन बढ़ेगी। रिड्यूस डिफेक्ट एंड वेस्ट, अगर आपने जो इशू हैं या प्रॉब्लम्स हैं उनको स्टार्टिंग में ही आइडेंटिफाई कर लिया तो डिफेक्ट हमारे कम से कम होंगे और वेस्ट हमारा मिनिमाइज होगा। एनहेंस दी प्रोडक्टिविटी, इससे भाई प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। एंश्योर द कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड, मैनी इंडस्ट्री मस्ट फॉलो नेशनल एंड इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो क्वालिटी कंट्रोल के अंदर हम क्या करते हैं? इंटरनेशनल और नेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लायंस करते हैं।
भाई स्टैंडर्ड जो ISO स्टैंडर्ड है भाई इंडिया ने बना दिए या फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, जो भाई हमारा प्रोडक्ट है उनके साथ कंप्लायंस करना चाहिए। इनक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी, भाई अगर अच्छी क्वालिटी होगी तो हमें रिटर्न्स भी अच्छे मिलेंगे, कंप्लेंट कम से कम आएंगी और वारंटी के क्लेम भी कम से कम होंगे और हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। तो क्वालिटी की भाई हमें क्यों क्वालिटी इंप्रूव करनी चाहिए, तो आप उसके लिए फैक्टर देख सकते हैं भाई, इन इन वजह से हमें क्वालिटी इंप्रूव करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वालिटी कंट्रोल वर्सेस क्वालिटी एश्योरेंस। तो ये दो शब्द आपने भाई मिलते जुलते आप अपने को लगते हैं भाई, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस एक ही जैसी चीज़ होती होगी, लेकिन आपस में रिलेटेड तो है, लेकिन ये सेम चीज़ ये नहीं है। तो क्वालिटी कंट्रोल के अंदर तो हम क्या करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल इन्वॉल्व डिटेक्टिंग एंड फिक्सिंग द डिफेक्ट इन प्रोडक्ट्स। क्वालिटी कंट्रोल के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी हम सामान है या सर्विस है उसके अंदर डिफेक्ट को चेक करेंगे भाई, आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ पे डिफेक्ट है और उसको ठीक कर देंगे। क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर क्या है, इट एंश्योर दैट क्वालिटी स्टैंडर्ड आर मीट थ्रू आउट द प्रोसेस। जो अपना पूरा प्रोसेस उस प्रोडक्ट को बनाने के दौरान, तो उसके दौरान हम इंश्योर करेंगे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को हमने अडॉप्ट किया, यानी कि डिफेक्ट हम होने ही नहीं देंगे। क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, प्रोएक्टिव अप्रोच है, यानी कि डिफेक्ट हम होने ही नहीं देंगे, प्री प्रॉब्लम्स को हम होने ही नहीं देंगे। और क्वालिटी कंट्रोल क्या है, ये रिएक्टिव अप्रोच है, आइडेंटिफाई करते हैं हम डिफेक्ट्स को और प्रॉब्लम को और उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल में हम किसके ऊपर फोकस करते हैं, प्रोडक्ट के इंस्पेक्शन के ऊपर और डिफेक्ट की आइडेंटिफिकेशन के ऊपर। और क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर हम इम्प्रूवमेंट के ऊपर और डिफेक्ट हो ही ना उस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं। तो भाई आपको डिफरेंस पता चल गया होगा क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस के बीच में। रोल ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इन इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, भाई क्वालिटी कंट्रोल का इंजीनियरिंग में क्या क्या रोल है, तो सिविल इंजीनियरिंग में देख लेते हैं। तो मटेरियल्स की क्वालिटी इंश्योर करता है भाई, सीमेंट की, कंक्रीट की, स्टील की। जैसे कि कंक्रीट की वो स्ट्रेंथ है, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ हो गई, वर्केबिलिटी हो गई, या कंक्रीट आपने अच्छे से बनाई है, उसकी क्योरिंग वगैरह अच्छे से करी, उसमें क्रैक नहीं आने चाहिए, कंक्रीट में उसकी डिजायरेबल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो वो कौन इंश्योर करता है, ये क्वालिटी कंट्रोल वाला चैप्टर इसी के साथ डील करता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो मशीनरी है, टूल है, उसके अंदर हम डिफेक्ट्स के लिए चेक करेंगे और उसको इम्प्रूव करेंगे मशीनरी को। इलेक्ट्रिकल के अंदर जो इलेक्ट्रिकल के सर्किट होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को हम वेरीफाई करते हैं, जो इंटेंडेड फंक्शन है वो करने लग रही है कि नहीं करने लग रही। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो व्हीकल के पार्ट हैं वे सेफ्टी और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं कि नहीं करते, वो हम क्वालिटी कंट्रोल के अंदर चेक करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 जो भाई हमारा इंट्रोडक्शन का था, उसमें आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी भाई, क्वालिटी कंट्रोल होती क्या है, कि भाई जो भी हम प्रोडक्ट या सर्विस बनाने लग रहे हैं वो सही बढ़िया क्वालिटी की हो, जो स्टैंडर्ड है हमने स्पेसिफाई किए हैं, प्रोडक्ट हमारे उससे मीट करने चाहिए। और इम्पोर्टेंस क्यों क्वालिटी कंट्रोल की, भाई कस्टमर सेटिस्फाई होगा, डिफेक्ट कम से कम होंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लायंस होगा और प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो चैप्टर 1 हमारा इंट्रोडक्शन का था, वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब चैप्टर नंबर 2 है क्वालिटी कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल। इसमें हम देखेंगे क्वालिटी के क्या क्या कंसेप्ट हैं, भाई क्वालिटी के अलग अलग जो साइंटिस्ट कह सकते हो आप, जिन्होंने क्वालिटी के कंसेप्ट दिए भी क्या थे और उनके मेन मेन प्रिंसिपल्स क्या थे। तो चैप्टर नंबर 2 में हम उनको देखेंगे। दोस्तों हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के लिए जो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड टॉपिक है, उसके टोटल 22 सब्जेक्ट हैं। उन सभी सब्जेक्ट की जो मैराथन वीडियो है ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर कवर हो चुकी हैं। जैसे आप देख सकते हो, हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन। तो वीडियो वाले सेक्शन के अंदर आप जाओगे तो सारी वीडियो आपको वहाँ देखने को मिल जाएंगी। उसके अलावा इसकी एक हमने सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, UPPSC मेजर ये इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड करके। इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड की। अब वैसे टाइम तो कम ही बचा हुआ है, 3-4 दिन बचे हुए हैं आपको। मतलब अगर आपने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं करी है और आप इन मैराथन वीडियो को देख के चले जाओगे, तो गारंटेड बात है आपका सिलेक्शन 100% होगा, आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। तो सिलेक्शन करवाना इतना आसान कर दिया है आपके लिए। और उसके अलावा अगर आप SSC JEE या तो किसी और इंजीनियरिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करने लग रहे हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे आपको सभी इंजीनियरिंग एग्जाम से रिलेटेड हेल्पफुल कंटेंट चैनल के ऊपर मिल जाएगा। और PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, डिस्कशन ग्रुप फॉर सिविल कंपटीशन एग्जाम्स। इसका जो लिंक है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ आपको टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइडेड हो जाएगा। तो PDF वगैरह जो होती हैं लेक्चर की या टाइम टू टाइम अपडेट होते हैं, वे आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे।
तो अब वापस हम अपने चैप्टर के ऊपर ही आ जाते हैं, क्वालिटी कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वालिटी के क्या क्या डायमेंशन है। तो क्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि भाई प्रोडक्ट हमारा डिफेक्ट फ्री हो, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो क्या क्या चीज़ें क्वालिटी के अंदर इंक्लूड होती हैं? परफॉर्मेंस, जो भी हम प्रोडक्ट बनाने लग रहे हैं क्या वो अपना इंटेंडेड फंक्शन को करने लग रहा है कि नहीं करने लग रहा। सेकंड आती है रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस ओवर टाइम। रिलायबिलिटी का क्या मतलब है? जो प्रोडक्ट है अपनी अच्छी परफॉर्मेंस लॉन्ग टाइम तक करता रहे। ये नहीं है कि भाई आज आपने प्रोडक्ट खरीदा, आज तो वो अच्छे से चलने लग रहा। मान लो टॉर्च का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है? तो टॉर्च किस लिए खरीदते हो आप? भाई रोशनी के लिए, लाइट के लिए। तो जो उसका फंक्शन है वो अच्छे से करना चाहिए। रिलायबिलिटी, भाई जो उसकी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी रहे। मान लो हाई ब्राइटनेस की लाइट है, 5 दिन बाद उसकी लाइट डिम हो जाती है, यानी कम रोशनी हो जाती है, तो रिलायबिलिटी उसकी कम हो गई। तो ये रिलायबिलिटी होती है। ड्यूरेबिलिटी, भाई लंबे टाइम तक हम उस चीज़ को यूज कर सकें। कन्फर्मेंस, जो स्टैंडर्ड और स्पेसिफिकेशन है उसके साथ वो, भाई उसी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से वो हमारा प्रोडक्ट बना हुआ होना चाहिए। एस्थेटिक, विजुअल अपील एंड डिज़ाइन ऑफ द प्रोडक्ट, जो हमारा प्रोडक्ट है वो देखने में अच्छा लगना चाहिए। सर्विसिबिलिटी, जो उसकी मेंटेनेंस है, रिपेयर है वो आसान हो। परसीव्ड क्वालिटी, कस्टमर परसेप्शन ऑफ द प्रोडक्ट वैल्यू, यानी कुल मिला के जो क्वालिटी होती है वो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करती है। किसी कस्टमर को अगर आपका प्रोडक्ट पसंद आने लग रहा है तो हम क्या कहेंगे? उसकी क्वालिटी अच्छी है, यानी कस्टमर का परसेप्शन कैसा है। तो क्वालिटी के अंदर ये सभी डायमेंशन होते हैं। डिफेक्ट फ्री ये केवल क्वालिटी के अंदर नहीं आएगा, ये सभी चीज़ें क्वालिटी के अंदर आती हैं। फिर आता है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। ये कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या होती है? इट इज़ द टोटल कॉस्ट इनकर्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू एंश्योर दैट ए प्रोडक्ट और सर्विस मीट द क्वालिटी स्टैंडर्ड एनकम्पासिंग बोथ द कॉस्ट ऑफ अचीविंग क्वालिटी एंड कॉस्ट ऑफ द पुअर क्वालिटी। तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या हो गई? भाई कोई कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसको प्रोडक्ट ऐसा बनाएगी कि वो अच्छी क्वालिटी का हो, तो उसको कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी। भाई आपने अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाया तो खर्चा भी ज़्यादा आएगा, तो कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी। और एक होता है भाई आपने गंदी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाया, तो उसके अंदर क्या आएगी? कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। ये होती क्या है? तो भाई गुड क्वालिटी का आपने प्रोडक्ट बनाया तो अच्छे से आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कि जी उसमें डिफेक्ट ना हो, एक एक चीज़ आपको प्रिवेंट करने की, और अच्छे से आप उसका डिज़ाइन करके बनाओगे तो कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी। पुअर में क्या है? आपने गंदी क्वालिटी का प्रोडक्ट बना दिया तो वारंटी की कॉस्ट आपकी बढ़ जाएंगी। कस्टमर क्या, भाई मान लो आपने कोई मशीन बनाई है वो फेल हो गई तो 1 साल की वारंटी, 2 साल की वारंटी, जो भी आपका प्रोडक्ट है वो बार बार आपके पास लेके आएगा, उसको डिससेटिस्फेक्शन भी होगा और भाई रिपेयर करके आपको देना भी पड़ेगा। तो पुअर क्वालिटी की वजह से भी कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो सकती है। तो टोटल इसके 4 पार्ट होते हैं। प्रिवेंशन कॉस्ट की भाई आप डिफेक्ट होने ही ना दो। अप्रेजल कॉस्ट, भाई इंस्पेक्शन और टेस्टिंग के लिए कॉस्ट है। तो ये हमारे किसके पार्ट आते हैं? गुड क्वालिटी के। उस प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटी हो इसलिए हमें कुछ कॉस्ट एक्स्ट्रा लग जाती है। उस क्या पार्ट होंगे? प्रिवेंशन और अप्रेजल कॉस्ट। और एक होता है आपने गंदा प्रोडक्ट बना दिया गंदी क्वालिटी का, तब कौन सी कॉस्ट आएंगी? इंटरनल फेलियर और एक्सटर्नल फेलियर। इंटरनल फेलियर कॉस्ट मतलब आपने कोई सामान बनाया है, प्रोडक्ट बनाया है, बाहर कंज्यूमर को देने से पहले आपको पता चल गया कि जी ये वाला प्रोडक्ट तो खराब है, तो आप उसको बाहर थोड़े ना भेजोगे, आप उसको रिपेयर करना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा कॉस्ट लग गई हमारी। और एक्सटर्नल फेलियर, कस्टमर के हाथ में जब प्रोडक्ट पहुंच गया, डिलीवरी हो चुकी है आपके प्रोडक्ट की, तब पता चला है, तब वो वारंटी इस्तेमाल करेगा या फिर लीगल क्लेम करेगा कि जिस कंपनी ने तो हमको ख़राब सामान दे दिया, तो उसमें भी खर्चा हो सकता है। तो गुड और बैड दोनों तरीके से अगर आपने क्वालिटी प्रोवाइड की तो कुछ ना कुछ आपका खर्चा होएगा ही होएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। इस ग्राफ के अंदर देखिए आप क्या है, वाई एक्सिस पे तो है कॉस्ट और एक्स एक्सिस पे क्या है? डिफेक्ट। अगर आपने परफेक्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट बना दिया, 0% डिफेक्ट है, परफेक्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है, तो जो आपकी प्रिवेंशन कॉस्ट है वो क्या? बहुत ज़्यादा हो गई। भाई आपने बहुत अच्छी का प्रोडक्ट बनाया तो आपकी कॉस्ट क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी। और एक देखिए आपने बिल्कुल गंदी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है, तब तो ये प्रिवेंशन कॉस्ट जीरो हो गई, भाई क्वालिटी तो आपने कुछ प्रोवाइड ही नहीं करी, लेकिन फेलियर कॉस्ट आपकी बहुत ज़्यादा हो गई। कस्टमर बार बार इंस्ट्रूमेंट आपके पास लेके आएगा, तो हम क्या करेंगे? एक बीच का रास्ता निकालते हैं। भाई हम बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी भी प्रोवाइड नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा गंदी भी नहीं, एक बीच में एक आती है ऑप्टिमल क्वालिटी लेवल।
भाई एक ठीक ठाक क्वालिटी हम प्रोवाइड कर देते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, ऑप्टिमल क्वालिटी लेवल। जहाँ पे जो आपकी कॉस्ट है ना तो वो बहुत ज़्यादा आएगी ना बहुत कम आएगी, और क्वालिटी भी आपकी बढ़िया रहेगी। तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑप्टिमल क्वालिटी लेवल। और ये जो कॉस्ट बन के आएगी वो होगी टोटल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। फिर आती है क्वालिटी इंप्रूवमेंट टेक्निक। क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए हम अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। वे कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है सिक्स सिग्मा, एक होता है लीन मैन्युफैक्चरिंग, एक काइजन अप्रोच, एक होती है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। आने वाले चैप्टर्स में इनको हम डिटेल से देखेंगे। या आप ये देख लो बस, काइजन अप्रोच क्या है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। काइजन अप्रोच क्या है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। इस चैप्टर के अंदर आपको बहुत सारे जापानीज नाम देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि जापान के वैज्ञानिकों ने ही, या फिर भाई जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, उन्होंने क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया, उन्होंने अलग अलग अप्रोच और प्रिंसिपल लेके आए। तो ज़्यादातर नाम आपको इसमें जापानी देखने को मिलेंगे, याद करने में आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन कोशिश करनी पड़ेगी। चार पांच ही नाम है, याद ज़्यादा याद नहीं करने आपको। तो काइजन अप्रोच कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के बारे में थी। लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या है, तो हम वेस्ट को रिड्यूस करेंगे और एफिशिएंसी को इंक्रीज करेंगे। तो ये किसके बारे में, लीन मैन्युफैक्चरिंग। लीन जैसे कि भाई नाम से ही पता चलने लगता है, ठीक है, एक तो मोटा हो गया फैट, और एक होता है लीन, ठीक है। तो यानी कि वेस्ट को कम करेंगे, एफिशिएंसी को इंक्रीज करेंगे। एक सिक्स सिग्मा अप्रोच, इसका भी एक चैप्टर है, इसको भी एक अलग से देखेंगे। डाटा ड्रीवन अप्रोच टू मिनिमाइज द डिफेक्ट, डिफेक्ट कम से कम हो उसके लिए एक अप्रोच होती है सिक्स सिग्मा अप्रोच। फिर आ जाते हैं क्वालिटी गुरु एंड देयर कंट्रीब्यूशन। भाई जो क्वालिटी कंट्रोल वाला हमारा फील्ड है, इसके अंदर जो साइंटिस्ट कह लो या गुरु कह लो, उन्होंने क्वालिटी के अलग अलग कंसेप्ट दिए। तो वे कंसेप्ट क्या थे उनको देख लेते हैं, और किसने दिए। तो सबसे पहले आ जाता है एडवर्ड डेमिंग। इसको आपको याद करना पड़ेगा, एडवर्ड डेमिंग। इसको आप जैसे चैप्टर आप देखने लग रहे हो ना, तो साथ में पेन पेपर लेके बैठा करिए, जो चीज़ बताई जाए भाई उसको साथ साथ आप लिखते रहो, ताकि याद करने में आपको तुरंत आसानी हो। क्योंकि मैराथन वीडियो 1.5 घंटे की ज़्यादा से ज़्यादा चलनी है ये, 1.5 घंटे के अंदर आपका पूरा सब्जेक्ट होने लग रहा है। तो आपके दिमाग में भाई वे चीज़ें ज़्यादा लंबे टाइम तक रिटेन रहे, तो पेन पेपर लेके बैठोगे तो आपको ज़्यादा लंबे टाइम तक चीज़ें याद रहेंगी। तो इसमें हमने क्या देखा, एडवर्ड डेमिंग ये क्या थे, फादर ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट के नाम से इनको जाना जाता है। और इन्होंने किसके ऊपर भाई कंट्रीब्यूशन क्या था इनका, एम्फेसाइज द स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर इन्होंने भाई जोर दिया, और प्रोसेस इंप्रूवमेंट के बारे में बताइए। स्टैटिस्टिकल क्या है, जो मैथ होता है ना, मैथ के अंदर क्या करते हैं हम, नंबर्स के साथ डील करते हैं, 1 2 3 4। तो स्टैटिस्टिकल एक उसी टाइप का हो गया, कुछ मैथमेटिकल सी अप्रोच हो गई। आप उस तरीके से इस चीज़ को समझ सकते हो। भाई डाटा होगा आपके पास, और उससे आप कुछ आउटपुट निकालने की कोशिश करोगे मैथमेटिकल टूल्स का मदद करके, तो वो स्टैटिस्टिकल अप्रोच हो गई। एडवर्ड डेमिंग, इन्होंने हमें क्या दिया, सिस्टम ऑफ प्रोफाउंड नॉलेज के बारे में बताया। ये सिस्टम ऑफ प्रोफाउंड नॉलेज क्या है, तो जो एडवर्ड डेमिंग थे, he believed that understanding and managing an organization require the deep knowledge in the four interrelated area। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने वाले हो, तो आपको 4 इंटररिलेटेड एरियाज के बारे में नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो इन्होंने किस चीज़ के बारे में बताया, सिस्टम ऑफ प्रोफाउंड नॉलेज। इसके अंदर 4 मेन वे हैं, एप्रिसिएशन फॉर ए सिस्टम, थ्योरी ऑफ नॉलेज, साइकोलॉजी एंड नॉलेज अबाउट वेरिएशन। इनको एक एक करके देख लेते हैं ये क्या है। सबसे पहले हमारे पास आता है एप्रिसिएशन फॉर ए सिस्टम। तो इसमें क्या है, अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन एज ए सिस्टम, वेरियस डिपार्टमेंट एंड प्रोसेस मस्ट वर्क टुगेदर विद ए कॉमन एम। तो उन्होंने क्या कहा कि आप ऑर्गेनाइजेशन को एक सिस्टम की तरह देखो। आप अलग अलग डिपार्टमेंट को मत देखो, जैसे कोई बड़ी कंपनी है तो उसमें एक अलग अलग डिपार्टमेंट को आप अलग अलग नहीं देखो, भाई फाइनेंस अलग, ये एचआर का अलग, सेल का अलग। उसके जगह आप क्या देखो, आप पूरे के पूरे डिपार्टमेंट को एक सिंगल यूनिट की तरह देखो, ठीक है। अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन एज ए सिस्टम, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को आप एक सिस्टम की तरह देखो। तो एप्रिसिएशन फॉर ए सिस्टम। फिर आता नॉलेज ऑफ वेरिएशन। उन्होंने क्या कहा कि भाई आपको वेरिएशन की नॉलेज होनी चाहिए। रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएबिलिटी इन प्रोसेस, डिस्टिंग्विश बिटवीन द कॉमन कोज एंड स्पेशल कोज। कोई भी आप प्रोसेस करते हो उसके अंदर वेरिएशन हो सकता है। भाई आपसे कह दिया आपको 50 mm के बोल्ट बनाने हैं, ठीक है,
50 mm उनका डाया होना चाहिए। तो कुछ ना कुछ वेरिएशन आ सकता है, 50.01 के बन सकते हैं, 49.99 mm के बन सकते हैं। तो वेरिएशन आ सकता है किसी भी प्रोसेस में, तो वेरिएशन की आपको नॉलेज होनी चाहिए। वेरिएशन दो प्रकार की हो सकते हैं, कॉमन कोज और स्पेशल कोज। कॉमन कोज भाई जो नॉर्मल वेरिएशन होता है, स्पेशल कोज यानी कि किसी प्रॉब्लम की वजह से कोई ज़्यादा ही बड़ा डिफेक्ट आ जाता है तो उसको स्पेशल कोज कहेंगे। थ्योरी ऑफ नॉलेज, तो उन्होंने कहा कि भाई आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए सारे के सारे प्रोसेस की। और नॉलेज आपके अंदर कैसी आएगी? थ्योरी, प्रिडिक्शन एंड ऑब्जर्वेशन, चीज़ों को ऑब्जर्व कर करके, प्रिडिक्शन कर करके और थ्योरी के थ्रू आपके अंदर नॉलेज आएगी। साइकोलॉजी, आपको ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड, भाई आप मैनेजर की पोस्ट पे हो तो आपको ह्यूमन बिहेवियर की नॉलेज होनी चाहिए कि भाई पीपल काम क्यों करते हैं, उनका मोटिवेशन क्या है। फोकस ऑन बिल्डिंग कोऑपरेशन नॉट फियर, आपका फोकस किसके ऊपर होना चाहिए? कोऑपरेशन, आपस में भाई सहयोग की जो भावना है उसके ऊपर होना चाहिए, ना कि आप लोगों को डरा धमका के काम करो। तो एडवर्ड डेमिंग जो थे उन्होंने हमें चार ये प्रिंसिपल दिए, इसको हम क्या बोलते हैं? एडवर्ड प्रोफाउंड नॉलेज के भाई चार प्रिंसिपल कह सकते हैं इनको। फिर उन्होंने पीडीसीए साइकिल के साथ इंट्रोडक्शन करवाई। ये पीडीसीए साइकिल क्या होती है? प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। तो ये पीडीसीए साइकिल होती है, इसको हम डेमिंग साइकिल के नाम से भी जानते हैं। प्लान यानी कि किसी गोल को आप आइडेंटिफाई करोगे या प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे और ये प्लानिंग करोगे इसको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं। जैसे कि भाई कोई कार है, तो आप कार बनाने वाले हो तो आपकी प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं? भाई गाड़ी की माइलेज कैसी रहेगी, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आप प्लानिंग करोगे उसको ठीक करने के लिए, भाई माइलेज ज़्यादा से ज़्यादा आए। डू, भाई आपने कोई प्लान बनाया उसको स्मॉल स्केल पे इम्प्लीमेंट करके देखोगे। चेक, भाई देखोगे सही रिजल्ट हमें मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, और अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं तो एक्ट करेंगे यानी कि लार्ज स्केल पे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये पीडीसीए साइकिल है, इसको हम डेमिंग साइकिल के नाम से भी जानते हैं। दूसरे जो साइंटिस्ट थे या फिर गुरु थे वे कौन थे? जोसेफ जूरैन। इन्होंने क्वालिटी ट्रायोलॉजी के बारे में बताया। ये क्या थी? प्लानिंग, कंट्रोल एंड इम्प्रूवमेंट। इसमें भी वहीं पहले भाई प्लानिंग करेंगे, फिर कंट्रोल, भाई उसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे भाई कंट्रोल एनवायरनमेंट में सही रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर सही रिजल्ट आता है तो ठीक है, वरना उसको इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो जोसेफ जूरैन ने हमें क्या दिया? क्वालिटी ट्रायोलॉजी, प्लानिंग, कंट्रोल एंड इम्प्रूवमेंट। थोड़ा याद करने में आपको दिक्कत आ सकती है, बाकी मैं आपको ये नहीं कह रहा आपको सब कुछ याद करना है, आपको सब कुछ याद नहीं करना, लेकिन चैप्टर के अंत में जो जो चीज़ें आपके भाई दिमाग में एक रिटेन सी हो जाएंगी, ज़्यादा आपको जोर देने की ज़रूरत नहीं है, आराम से लेक्चर को देखते जाइए आप बस। फिर आता है फिलिप क्रॉसबाय। इन्होंने किस कंसेप्ट को दिया? इन्होंने जीरो डिफेक्ट कंसेप्ट को दिया। फिलिप क्रॉसबाय, जीरो डिफेक्ट कंसेप्ट। और डूइंग इट राइट दी फर्स्ट टाइम, उन्होंने कहा भाई पहली बार आप किसी चीज़ को करने लग रहे हो तो पहली बार ही उसको ठीक करो, ये नहीं है कि पहले गलत कर दिया फिर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करने लग रहे हो। और क्वालिटी को इन्होंने किस टाइप से डिफाइन किया? कन्फर्मेंस टू द रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट है कंज्यूमर की या किसी और की, क्लाइंट की, अगर वे रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती हैं तो आपकी क्वालिटी सेटिस्फाई है। उन्होंने किस आइडिया को दिया? क्वालिटी इज़ फ्री। तो अगर आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाते हो तो कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आने लग रही है। उन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया, ख़राब चीज़ बनाओगे तो वारंटी की कॉस्ट, डिफेक्ट को सही करने की कॉस्ट वो बल्कि ज़्यादा पड़ जाएगी। अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाओगे तो वो फ्री जैसा ही पड़ेगा, आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं पड़ने लग रही क्वालिटी इंश्योर करने के लिए। तो फिलिप क्रॉसबाय ने हमें ये सब कंसेप्ट दिए। फिर आते हैं काओरू इशिकावा। कौन आई फिर? काओरू इशिकावा, सारे जैपनीज ही हैं ज़्यादातर। इन्होंने किसके डेवलप किया? उन्होंने इशिकावा डायग्राम्स को डेवलप किया, फिशबोन डायग्राम एंड कोज एंड इफेक्ट डायग्राम्स को डेवलप किया। एक अलग से चैप्टर उसके अंदर हम इसको देखेंगे, ये फिशबोन डायग्राम क्या होते हैं, कोज एंड इफेक्ट डायग्राम क्या होते हैं। और रूट कोज एनालिसिस के बारे में बताया। रूट कोज एनालिसिस यानी कि जो समस्या है उसकी जड़ के अंदर जाओ, भाई प्रॉब्लम हो क्यों रही है, तो रूट कोज एनालिसिस के बारे में काओरू इशिकावा ने हमको बताया। एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी सर्कल। क्वालिटी जो सर्कल्स होते हैं उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताया। ये क्वालिटी सर्कल्स क्या होते हैं? भाई कोई कंपनी है उसके अंदर जो वर्कर्स का ग्रुप है वे सारे आपस में बैठ के ये आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉब्लम क्या है। ये नहीं कि खाली जो मैनेजमेंट डिसाइड करने लग रहा है, कंपनी में जिसको भी नॉलेज है वो अपना आके बैठेगा कि साहब ये प्रॉब्लम होने लग रही है और इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है। तो जो ग्रुप ऑफ वर्कर है वो मिलेंगे और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे और उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो क्वालिटी सर्कल का कंसेप्ट किसने दिया? इशिकावा ने।
फोकस ऑन द इंटरनल कस्टमर कंसेप्ट एंड सिंपल क्वालिटी टूल। इंटरनल कस्टमर के कंसेप्ट के बारे में बताया और उस पर फोकस किया। अब ये इंटरनल कस्टमर क्या होता है, तो उन्होंने कहा जो भाई कंपनी है एक आपकी पूरी बड़ी, उसके अंदर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट का क्या है, कंज्यूमर है, कस्टमर है। ठीक है, तो कंपनी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट क्या है, वे एक दूसरे के भी कस्टमर है। और जैसे कंपनी के अंदर एग्जाम्पल की तरह देखें तो एवरी डिपार्टमेंट विद इन ए कंपनी इज बोथ सप्लायर एंड कस्टमर टू दी अदर। भाई सेल वाला जो है वो मार्केटिंग वालों का कस्टमर हो सकता है, एचआर वालों का भाई सप्लायर हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, आपस में एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट का क्या है, कस्टमर है। तो यही है इंटरनल कस्टमर कंसेप्ट के बारे में इन्होंने बताया। और 7 बेसिक क्वालिटी कंट्रोल के टूल्स दिए इशिकावा ने, तो इनको भी देखेंगे हम। 7 बेसिक क्वालिटी कंट्रोल के टूल क्या थे, तो फिशबोन डायग्राम हो गया, कोज इफेक्ट डायग्राम, इंटरनल कस्टमर इफेक्ट, ये किसने दिए, इशिकावा ने दिए। फिर आता है ताइची ओहनो। ये ताइची ओहनो ने क्या दिया, इन्होंने कैनबैन अप्रोच और जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन की अप्रोच दी। तो इससे जो हमारा लास्ट लेक्चर था हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट, उसके अंदर हमने जस्ट इन टाइम और कैनबैन अप्रोच देखी थी, वो किसने दी थी, ताइची ओहनो ने दी थी। अब इस वाले पॉइंट पे आके आप कह सकते हो कि सर आपने तो दिमाग खराब कर दिया, इतने जापानी नाम हमसे याद नहीं होने वाले। ठीक है, तो आपको एक काम करना है, 2 नाम याद कर लेना। एक तो एडवर्ड डेमिंग। एडवर्ड डेमिंग क्या, फादर ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रोफाउंड नॉलेज के सिस्टम दिया था इन्होंने, और ये PDCA साइकिल दी थी इन्होंने। ठीक है, एडवर्ड डेमिंग। दूसरा आपको याद कर लेना है कावरो इशिकावा। कावरो इशिकावा तो आपको वैसे याद हो जाएगा जब आप चैप्टर के आखिरी में आओगे, आगे इनका एक अलग से चैप्टर है। ठीक है, कावरो इशिकावा। 2 नाम हो गए। ये जूरन ने क्या दी थी, क्वालिटी की ट्रायोलॉजी दी थी। इसको रहने भी दे सकते हो, बाकी याद कर लो तो ठीक रहेगा। जूरन ने क्वालिटी की ट्रायोलॉजी दी थी। ये वाला याद करने की जरूरत नहीं है भाई, टाइची ओ नाम याद मत करना, बस ये अप्रोच पता होने चाहिए भाई, कैन बैन अप्रोच और जस्ट इन टाइम अप्रोच क्या होती है। जस्ट इन टाइम अप्रोच का क्या मतलब है, भाई आपका जब सामान खत्म हो जाएगा तब आप नया सामान मंगवाओगे, इन्वेंट्री की कॉस्ट आपकी जीरो हो जाएगी या मिनिमम हो जाएगी। तो हैंडलिंग एंड स्टोरेज वाले चैप्टर में भी इसको किया था, और यहाँ भी मैंने आपको बता दिया जस्ट इन टाइम अप्रोच क्या है। जैसे कि भाई नाम से भी पता ये चलने लग रहा है, जस्ट इन टाइम, जब सारा सामान खत्म हो गया, सिर पे मुसीबत आ गई, तब आपने अगला स्टेप लिया है। ठीक है, तो इन्वेंट्री की कॉस्ट मिनिमम करने के लिए जस्ट इन टाइम अप्रोच थी। और ये कैनबैन अप्रोच क्या थी, ये विजुअल वर्क फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम है। ये क्या है, विजुअल वर्क फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम है। ताइची ओनो ने इसको डेवलप किया था। विजुअल वर्क फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, तो आप विजुअल तरीके से, यानी कि जो भी आपका टास्क है एक बोर्ड सा होता है इस टाइप से। ठीक है, ये आपका बोर्ड हो गया एक, इसके अंदर शुरू में लिखोगे टू डू, भाई आज आपको क्या काम करना है। डेवलपमेंट के अंदर क्या चलने लग रहा है, कोड रिव्यू, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, और डन, भाई कंप्लीट क्या हो चुका है। तो अलग अलग कलर के भाई स्टिकर वगैरह इसके अंदर हो सकते हैं, यानी कि विजुअल अप्रोच है। और ऐसे हमारी प्रोडक्ट का फ्लो होने लग रहा है। ठीक है, इन प्रोग्रेस डन, इन प्रोग्रेस डन। तो इस तरीके से क्या है, विजुअल वर्क फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम है कैनबन अप्रोच। क्या, कैनबन अप्रोच। फिर आ जाते हैं 7 वेस्ट ऑफ लीन। वेस्ट क्या होते हैं भाई, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट इंक्रीज होने लग रही है, या भाई जिसका हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ओवर प्रोडक्शन, भाई आपने ज़रूरत से ज़्यादा प्रोडक्शन कर दिया तो वेस्टेज होगी। वेटिंग, वेटिंग में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो वेस्टेज होगी। ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह सामान को ट्रांसपोर्ट करने में अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो वेस्टेज होगी, ओवर प्रोसेसिंग कर दिया आपने। इन्वेंट्री, भाई ज़्यादा सामान आपके पास रखा है तो वेस्टेज होगी। मोशन, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में आप ज़्यादा टाइम लेने लग रहे हो मोशन के अंदर तो वेस्टेज होगी। और डिफेक्ट्स, तो डिफेक्ट्स की वजह से भी वेस्टेज होगी। तो 7 वेस्ट आइडेंटिफाई किए थे। ये कौन सी अप्रोच है, लीन वाली अप्रोच। लीन अप्रोच, उसमें 7 वेस्ट होते हैं। जापान के अंदर जो हिंदी में हम क्या बोलते हैं, हिंदी में हम कूड़ा बोलते हैं, जापान में हम क्या बोलते हैं, मूडा बोलते हैं। तो जापानी शब्द है वेस्ट के लिए मूडा। और उन्होंने किसके बारे में बताया, काइजन अप्रोच के बारे में बताया। काइजन यानी कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एंड रिस्पेक्ट फॉर पीपल। ये किसने बताया, ताइची ओनो ने। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट यानी कि काइजन अप्रोच। और क्वालिटी कंट्रोल की जो प्रैक्टिस है उसको हम कहाँ कहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, भाई कंस्ट्रक्शन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री में और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसी के साथ चैप्टर नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके अंदर हमने देखा भाई कौन कौन से मैनेज इसके गुरु थे क्वालिटी के, कौन कौन से साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या क्या अपने अपने प्रिंसिपल दिए। अब आने वाले चैप्टर में जो जो चीज़ें इन्होंने बताई उसको थोड़ा डिटेल में देख लेंगे।
चैप्टर नंबर 3 है हमारा स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। तो स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है? इट इज़ ए मेथड ऑफ यूजिंग स्टैटिस्टिकल टूल टू मॉनिटर एंड मेंटेन प्रोडक्ट क्वालिटी बाय इंस्पेक्टिंग, टेस्टिंग एंड एनालाइजिंग द डाटा टू डिटरमाइन इफ द प्रोडक्ट मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड। ये स्टैटिस्टिकल टूल्स क्या होते हैं? एक टाइप से आप इसको समझो मैथमेटिकल टूल। ठीक है, स्टैटिस्टिकल यानी कि मैथमेटिकल टूल होते हैं जिनकी मदद से हम क्वालिटी को चेक करते हैं, मॉनिटर करते हैं। स्टैटिस्टिकल का क्वालिटी कंट्रोल में क्या इंपॉर्टेंस है? तो भाई प्रोसेस की वेरिएशन को एनालाइज करने में मदद करते हैं, डिफेक्ट को कम करेंगे, ये डिसीजन मेकिंग आसान करेंगे हमारे लिए, और ऑर्गेनाइजेशन को इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को मीट करने में मदद करते हैं। तो स्टैटिक्स का क्वालिटी कंट्रोल में ये सब इंपॉर्टेंस है। स्टैटिक्स यानी कि मैथ कह सकते हो आप, ठीक है, सिंपल भाषा में समझो तो मैथ का ये इंपॉर्टेंस है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल इन स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। तो इसके अंदर की पैरामीटर्स हम क्या क्या लेते हैं? इसके अंदर एक हमारे पास रहेगा मीन। मीन यानी कि एवरेज। मीन यानी कि एवरेज। फिर आता है मीडियन। मीडियन क्या होता है? मिडल वैल्यू जब डाटा को हम ऑर्डर के अंदर करेंगे, जैसे कि भाई टेम्परेचर मेजर करने लग रहे हो आप, ठीक है, 5 दिन का आपने टेम्परेचर मेजर किया और उसको आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, 20, 21, 21, 23, 23। तो मान लो 5 डाटा, इसमें बीच वाली वैल्यू क्या है? 21। तो मीडियन क्या हो गया? जो बीच वाली वैल्यू है वो मीडियन हो गया। मोड क्या होता है? जोन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आने लग रही है। तो इस डाटा में सबसे ज़्यादा बार कौन आने लग रहा है? इसमें एक और वैल्यू ले लो, चलो 21 और, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आने लग रहा है? तो 21, 1, 2, 3, 3 बार आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आता है? वो मोड कहलाता है। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा वो क्या कहलाएगा? मोड कहलाएगा। फिर आती है रेंज। ये रेंज क्या होती है? मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बीच का डिफरेंस रेंज कहलाता है। जैसे जो हमारे डाटा इसे मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम 23, मिनिमम कितना है? 20। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा क्या कहलाएगा? रेंज। यानी मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का डिफरेंस रेंज कहलाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या कहलाता है? मेजर द वेरिएशन और डिस्पर्जन इन ए डाटा सेट। आपका पूरा जो डाटा सेट है वो बीच वाली जो मीन वैल्यू होती है उससे कितना वेरिएशन शो करने लग रहा है, ठीक है, वो मेजर करने के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन का इस्तेमाल करते हैं। वेरिएशन को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये 5 टर्म होते हैं भाई। टर्म आपने जान लिए। मैथ के टर्म नॉर्मली आपने 11th-12th में ही पढ़ेंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये आप डायग्राम में देखो, ये डायग्राम में जो आपको दिखने लग रहा है ये क्या है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ये है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आपने किसी चीज़ का ग्राफ प्लॉट किया और वो ऐसे प्लॉट होकर आने लग रहा है। जो मीन वैल्यू है यानी कि एवरेज वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा बार होने लग रही है, और एक्सट्रीम वैल्यू है वो बहुत कम बार होने लग रही हैं। और एक चीज़ और देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन अगर कम होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इसका 0.5 है, तो ये वाला ग्राफ क्या है? एवरेज के बिल्कुल पास है। एवरेज वैल्यू इसकी 2 है, इसके बिल्कुल पास में ही सिमट के रह गया। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है, ये ब्लू वाले का, तो ये थोड़ा ज़्यादा फैल गया। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज़्यादा है, तो ये कितना ऐसे फैल गया पूरा का पूरा ग्राफ। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जितना ज़्यादा बढ़ेगा वेरिएशन हमारा उतना ज़्यादा होगा। तो ये सभी टर्म थे। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का ये फॉर्मूला होता है। बाकी मेरे को नहीं लगता पेपर में आएगा ये, ठीक है। बाकी आप देख लो, कोई भी अगर सैंपल हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैसे निकालेंगे? भाई वो पर्टिकुलर वैल्यू माइनस मीन, उसका स्क्वायर डिवाइड बाय n-1, एंड जितनी भी टोटल वैल्यू उसका अंडर रूट कर दो, आपको क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन आपका निकल के आ जाएगा। पॉपुलेशन है तो टोटल पॉपुलेशन रहेगी, सैंपल है तो नीचे n-1 रहेगा। फिर आते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन द स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। तो किसी भी प्रोसेस में वेरिएशन कितना होने लग रहा है, यानी कि उथल पुथल कितनी है, या जो स्टैंडर्ड वैल्यू होनी चाहिए उससे डेविएशन कितना हो रहा है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? ग्राफ हम डिस्ट्रीब्यूट वो बनाते हैं हम। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के कर्व होते हैं अलग अलग टाइप की, वे देख लेते हैं कैसे होते हैं। तो पहला आता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये बेल शेप कर्व यूज टू मॉडल द प्रोसेस वेरिएशन। वेरिएशन को मैपिंग करने के लिए हम एक बेल शेप का कर्व बनाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन। सेंटर में इसके क्या आएगा? एवरेज वैल्यू। इस तरफ भाई 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा और 6 सिग्मा। ये 6 सिग्मा करके एक हमारा मेथड भी आएगा। और इसी तरीके से इधर उदाहरण के तौर पे समझो तो जो एवरेज वैल्यू के आसपास कितने लोग रहेंगे? 68% लोग एवरेज वैल्यू के 1 सिग्मा के अंदर आ जाएंगे। 1 सिग्मा इधर, 1 सिग्मा इधर। 95.5% 2 सिग्मा के अंदर आ जाएंगे, और 99.7% 3 सिग्मा के अंदर आ जाएंगे, ठीक है।
यानी कि वेरिएशन जो होगा वो बहुत कम होगा, इससे बार और इससे बार क्या होगा, बहुत कम, वेरी लेस वैल्यू रहेंगी, वेरी लेस वैल्यू रहेंगी। और अगर सिग्मा की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी तो ये ग्राफ हमारा ऐसे फैलता चला जाएगा, सिग्मा की वैल्यू इंक्रीज होगी तो ग्राफ हमारा फैलता चला जाएगा। तो सिग्मा यानी कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन कम रहेगा तो ग्राफ हमारा क्या बनेगा, इस टाइप से, जैसे लाल वाला ग्राफ है बिल्कुल पीक एक जगह। तो ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बेल शेप कर्व होता है प्रोसेस की वेरिएशन को स्टडी करने के लिए। एक होता है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या होता है, ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दैट डिस्क्राइब द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टन नंबर ऑफ सक्सेस इन ए फिक्स नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल वेयर इच ट्रायल हैज द टू पॉसिबल आउटकम। बाइनोमियल नाम से भी पता चलने लग रहा है, बाई मतलब दो, ठीक है, बाई का क्या मतलब होता है, दो। और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, आप कोई भी ट्रायल करते हो, कोई भी प्रोसेस करते हो, उसके दो आउटकम हो सकते हैं। जैसे कि सिक्का उछाला आपने, तो क्या हो सकता है, हेड हो सकता है या टेल हो सकता है। कोई प्रोडक्ट आपकी फैक्ट्री में बनने लग रहा है, आपने उसकी टेस्टिंग करी, तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो अच्छे से बना हुआ होगा तो यानी कि गुड होगा, या फिर बैड होगा। तो दो पॉसिबल आउटकम होंगे, और उसके लिए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये हमारा कौन सा होता है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे डायग्राम में देखो, आपने कोई सिक्का 10 बार उछाला, आपने सिक्का 10 बार उछाला, तो आप इसको कह सकते हो, यहाँ मान लो आपने हेड लिख दिया, ठीक है। जीरो हेड आने की संभावना कितनी है, 0%। एक हेड आने की संभावना, दो हेड आने की, तीन हेड आने की, चार की, पाँच की, छः की। तो ये प्रोबेबिलिटी जो है आपने यहाँ ऐसे ग्राफ बना दिया, तो यही हमारा क्या होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड डेविएशन में भी वही था भाई, मीन वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी और उसके बाद जो डेविएशन वाली वैल्यू होंगी वो कम होती जाएंगी। तीसरा आता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हम किसके लिए करते हैं, रेयर डिफेक्ट्स के लिए यूज करते हैं फिक्स इंटरवल के दौरान। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आप तब इस्तेमाल करोगे जब रेयर डिफेक्ट होंगे। रेयर डिफेक्ट क्या हो सकते हैं, भाई आपने 1000 बल्ब बनाए, 1000 बल्ब में से बल्ब खराब होने की संभावना कितनी है, दो बल्ब खराब हो सकते हैं। तो रेयर इवेंट जो एन की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होती है, तब ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आता है। और ये भी किसके लिए होता है, डिस्क्रीट वैल्यू के लिए ही होता है। आगे देखते हैं सैम्पलिंग एंड सैंपल साइज डिटरमाइनेशन। सैम्पलिंग क्या होती है, भाई आपकी फैक्ट्री में कुछ चीज़ें बनने लग रही हैं, तो आप एक एक आइटम का तो टेस्ट करोगे नहीं, तो आप क्या करोगे, किसी न किसी पर्टिकुलर आइटम को टेस्ट करके देख लोगे। जैसे आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो डॉक्टर क्या करता है, आपका ब्लड का सैंपल ले लेता है, तो एक सुई में भाई 10 मिलीलीटर खून ले लेता है और पूरे शरीर के बारे में बता देता है। ऐसा ही होता है ना। तो हर चीज़ को टेस्ट करने की बजाय हम क्या करेंगे, कोई छोटी मोटी यूनिट ले लेंगे, हर आइटम को से करने की बजाय हम छोटी सी एक सैंपल ले लेते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, सैम्पलिंग कहते हैं। सैंपल कितने प्रकार के हो सकते हैं, रैंडम सैंपल, भाई किसी भी आइटम को आप सेलेक्ट कर लोगे। सिस्टमेटिक सैंपल, हर nth आइटम को सिलेक्ट करोगे, जैसे हर 100वां आइटम सेलेक्ट कर लिया, हर 50वां आइटम आपने सेलेक्ट कर लिया, इस तरीके से। एक होती है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, जो सारा का सारे आइटम हैं आपके, उसको आप अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दोगे और हर हर ग्रुप से थोड़ा थोड़ा सैंपल ले लोगे, तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होती है। जो सैंपल का साइज होना चाहिए वो कम से कम इतना हो कि हमें एक्यूरेट रिजल्ट पता चल जाए, और साथ साथ जो हमारी कॉस्ट है वो भी कम से कम लगे, ठीक है। तो हम सैंपल का साइज ऐसा सेलेक्ट करेंगे। फिर आती है स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। SPC इज यूज टू मॉनिटर ए प्रोसेस यूजिंग द स्टैटिस्टिकल मेथड। स्टैटिस्टिकल जैसे आपको बताया, मैथमेटिकल से रिलेट कर लो आप। मैथमेटिकल मेथड के थ्रू हम प्रोसेस को मॉनिटर करते हैं, और इसके अंदर की टूल्स क्या होते हैं, एक तो कंट्रोल चार्ट होते हैं और एक होते हैं प्रोसेस कैपेबिलिटी एनालिसिस। कंट्रोल चार्ट को चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। और कंट्रोल चार्ट कुछ कुछ ऐसे होते हैं भाई, यहाँ तो बीच में क्या हो गई, एवरेज वैल्यू हो गई, बीच में क्या हो गई, एवरेज वैल्यू, यहाँ हो गई मैक्सिमम, यहाँ हो गई मिनिमम। और इससे अगर कोई चीज़ बाहर जाने लग रही है तो क्या हो गया, स्पेशल कोज वेरिएशन। तो स्टार्टिंग वाला चैप्टर, सेकंड चैप्टर में आपको बताया था स्पेशल कोज वेरिएशन, भाई डिफेक्ट आ गया, अब आपको ठीक करना पड़ेगा। और ये क्या है, ये नॉर्मल वेरिएशन है। भाई अगर इतना इतना वेरिएशन आने लग रहा है एवरेज वैल्यू से तो चल जाएगा, लेकिन अगर इससे ज़्यादा का वेरिएशन आने लग रहा है तो क्या करेंगे आप, भाई डिफेक्ट आने लग रहा है, ठीक करने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसे आप कंट्रोल चार्ट बनाते हो। फिर आते हैं प्रोसेस कैपेबिलिटी एनालिसिस। प्रोसेस कैपेबिलिटी एनालिसिस क्या होती है, तो इसके अंदर आप डिटरमाइन करते हो कोई मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस होता है वो किस तरीके से आउटपुट देने लग रहा है, वो क्या सही क्वालिटी प्रोड्यूस करने लग रहा है, वो अपनी स्पेसिफाइड लिमिट्स के अंदर है, या फिर भाई क्वालिटी उसकी ख़राब हो चुकी है। यानी कि जो हमारा प्रोसेस है उसकी कैपेबिलिटी को हम एनालिसिस करते हैं।
टू एसेस वेदर ए प्रोसेस इज कैपेबल ऑफ कंसिस्टेंट प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट विद इन द कस्टमर स्पेसिफिकेशन लिमिट। ठीक है, कोई जो प्रोसेस होता है जो कस्टमर की स्पेसिफिकेशन के अंदर ही प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने लग रहा है या उससे बाहर प्रोड्यूस करता है। बेसिक टर्म क्या होते हैं? लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट भाई जो मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल है, अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट मैक्सिमम एक्सेप्टेबल लेवल जो है। प्रोसेस का एक मीन होएगा, मीन यानी कि एवरेज वैल्यू, और स्टैंडर्ड डेविएशन भाई जो भी डेविएशन होने लग रहा होगा, वेरिएशन जो है उसको मेजर करते हैं हम। तो देखो, मान लो कोई आपको नट बोल्ट बनाना था, एक शाफ्ट ले लो, ठीक है, उसका 50 mm डाया होना चाहिए, तो +1 हो सकता है या -1, यानी कि 49 से लेके 51 तक अगर हमारा रिजल्ट आता है तो एक्सेप्टेबल लिमिट मानेंगे हम। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। इसमें दो कोफिशिएंट हम निकालते हैं, इसमें हम क्या निकालते हैं? कैपेबिलिटी इंडेक्स निकालते हैं। दो इंडेक्स होते हैं, पहला होता है प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स, प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स। इसमें हम किस चीज़ को मेजर करते हैं? मेजर दी पोटेंशियल कैपेबिलिटी। प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स उसकी पोटेंशियल कैपेबिलिटी को मेजर करते हैं, सेंटरिंग को इग्नोर कर देते हैं। इस चीज़ का क्या मतलब हुआ? डायग्राम से देखो आप, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, बीच में कहीं एवरेज वैल्यू होगी, बीच में कहीं पे एवरेज वैल्यू होगी। ठीक है, तो कायदे से तो क्या होना चाहिए? जो हमारे भाई जो भी रिजल्ट आते हैं वो सारे बिल्कुल यहाँ पे आने चाहिए बीच के अंदर। लेकिन मान लो दूसरे डायग्राम से देखते हैं, चलो इसको, ठीक है। जैसे मान लो आपको क्या कराना था, आपको 50 mm का वो बनाना था, शाफ्ट बनाना था, डायमीटर जिसका 50 mm होना चाहिए। और प्रोसेस जब आपका होने लग रहा है, सारी वैल्यू आपकी कितनी आ रही है? 49.51, 49.50, 49.49, यानी कि 49.5 के आसपास आने लग रही हैं, यानी एक फिक्स वैल्यू के आसपास आने लग रही हैं। तो आप क्या कहोगे? इसकी पोटेंशियल कैपेबिलिटी तो बढ़िया है, पोटेंशियल कैपेबिलिटी तो इसकी बढ़िया है, और जो हमने मिनिमम और मैक्सिमम लिया था उसके बीच में भी है। ठीक है, 49 से लेकर 51 के बीच में इसका डायमीटर होना चाहिए, उसके बीच में भी है। तो इसकी प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स क्या रहेगी? एक से ज़्यादा रहेगी, यानी कि प्रोसेस हमारा क्या है? कैपेबल है। प्रोसेस हमारा क्या क्या इसके अंदर क्षमता तो है बढ़िया करने की, इसको आप ऐसे समझो, इसके अंदर क्षमता तो है बढ़िया करने की। रिजल्ट हमारा क्या आना चाहिए था? 50 के आसपास आना चाहिए था, लेकिन ये तो 49.51 के आसपास दे रहा है, तो हम क्या कहेंगे? प्रोसेस हमारा कैपेबल है। बस इस चीज़ का इतना मतलब है प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स का। ये यहाँ पे होगा तब भी कैपेबल कहेंगे, यहाँ पे होगा तब भी कैपेबल कहेंगे, यहाँ पे होगा तब भी कैपेबल कहेंगे। चीज़ समझ में आ गई? ठीक है, तो कैपेसिटी इंडेक्स। दूसरा होता है प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स सेंटर्ड, CPK। CPK इसके अंदर क्या देखेंगे? सेंटर्ड, यानी कि जो इसकी सेंटर्ड वैल्यू है उसके आसपास सारा रिजल्ट आना चाहिए। जैसे कि मान लो आपको 50 mm का डाया का शाफ्ट चाहिए था, तो जितने भी आपके रिजल्ट है वो क्या होने चाहिए? 50 के आसपास ही होने चाहिए। 50.01, 49.98, 49.99, तो उसके आसपास, तब हम उसको क्या कहेंगे? ये प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स सेंटर्ड उसकी क्या है? बढ़िया है। तो ये क्या होनी चाहिए? 2 से ज़्यादा हो गए तो एक्सीलेंट, 1.33 से ज़्यादा हो गए तो एक्सेप्टेबल, 1 से ज़्यादा हो गए तो चलो ठीक ठाक है, काम चल जाएगा, 1 से है, 1 से कम खराब है। दूसरे एग्जाम्पल से देखो, एक कार पार्किंग है, ठीक है, ये गराज है, इसके अंदर आपको गाड़ी पार्क करनी थी। तो पहले नंबर वाला गाड़ी क्या कर रहा है? कभी इधर लेके जा रहा है, कभी इधर लेके जा रहा है, कभी इधर। तो क्या है ना, तो इसके अंदर भाई एक सिंगल पॉइंट के ऊपर लेके जाने लगा है और कहीं भी लेके जा रहा है, तो दोनों चीज़ इसकी खराब हैं। प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स भी और प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स जो सेंटर्ड वाला CPK, दोनों इसके क्या हैं? खराब हैं। दूसरे में क्या है? दोनों इसके 1 है, दोनों इसके क्या है? 1 है, तो बेयरली कैपेबल हो गया। लेकिन जो CP इसका 2 है, CP यानी कि भाई जरूरी नहीं है सही वैल्यू के आसपास ये रिजल्ट देने लग रहा है, लेकिन जो रिजल्ट भी देगा वो एक वैल्यू के आसपास हर बार ये क्या है? इधर गाड़ी को लगाने लग रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ गाड़ी को पार्क करने लग रहा है ये। लेकिन सही तो नहीं कर रहा है, बीच में तो गाड़ी को नहीं लगा रहा है। लेकिन हमें ये तो पता है इसमें पोटेंशियल है, आज के दिन ये गाड़ी को हर बार लेफ्ट लगा रहा है, तो हो सकता है कल को सारी बार गाड़ी लगाएगा तो सेंटर में लगाएगा। और जब CPK और CP दोनों एक 1.33 से ज़्यादा हो तो क्या कहेंगे? तो बिल्कुल बीच के अंदर गाड़ी लगाने लग रहा है, तो क्या हो गया? ड्राइवर पार्क ऑलवेज सक्सेसफुल। इसी तरीके से भाई क्वालिटी का एक ये कंसेप्ट था, प्रोसेस कैपेसिटी एनालिसिस। तो हम डाटा कलेक्ट करते हैं सैंपल से, मीन और डेविएशन को निकालते हैं, CP और CPK को निकालते हैं, और उसके हिसाब से हम अपना रिजल्ट को बनाते हैं। जैसे हमने कोई प्रोसेस लिया,
भाई जिसके अंदर अपर लिमिट 100 थी, लोअर लिमिट 90 थी, मीन 95 था, स्टैंडर्ड डेविएशन 1.5 था। तो आपने सीपी और सीपी के निकाला और उसके हिसाब से आपने बताया भाई प्रोसेस हमारा कैपेबल है लेकिन इंप्रूवमेंट कर सकता है। न्यूमेरिकल आने के चांस बहुत कम है, लेकिन चीज़ आप समझ गए ना, कैपेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, प्रोसेस कैपेबिलिटी एनालिसिस के अंदर इसको हम निकालते हैं भाई, उसके अंदर क्षमता कितनी है, या ये चेक करने के लिए हमारा बिजनेस परफॉर्म कैसे करने लग रहा है, इसके लिए हम इसको निकालते हैं। अगला चैप्टर हमारा आ जाता है कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल एंड एट्रीब्यूट्स। कंट्रोल चार्ट्स होते क्या हैं? कंट्रोल चार्ट आर ग्राफिकल टूल यूज टू मॉनिटर द प्रोसेस वेरिएशन एंड डिटेक्ट एनी डेविएशन फ्रॉम द एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस। जो आपकी एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस है उससे अगर कोई वेरिएशन होता है तो उसको मॉनिटर करने के लिए और डिटेक्ट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कंट्रोल चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल चार्ट दो प्रकार के होते हैं, कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल एंड कंट्रोल चार्ट फॉर एट्रीब्यूट्स। ये वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स उनके लिए करते हैं मेजरेबल डाटा, या फिर आप कह सकते हो कंटिन्यूस डाटा के लिए। किसके लिए? कॉन्टिन्यूस डाटा के लिए। ये कंटिन्यूस डाटा क्या होता है? ये होता है जो आप मेजर कर सकते हो, जैसे कि लेंथ, वेट, टेम्परेचर। जैसे मैं आपसे कहूँ आज का टेम्परेचर क्या है, सुबह से शाम का आपको टेम्परेचर बताना है, तो सुबह 6 बजे था जी 20 डिग्री, फिर मतलब तीन, आप ऐसे कुछ ग्राफ, इसका कंटिन्यूस ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हो। तो ये हो गया वेरिएबल्स, इनको हम क्या कहेंगे? वेरिएबल। हर सेकंड, हर माइक्रो सेकंड, किसी भी टाइम आप चेक करो रिजल्ट चेंज हो सकता है या कुछ ना कुछ आपको वैल्यू मिलेगी, ये मेजरेबल डाटा है। एक होते हैं एट्रीब्यूट्स, ये क्या है? ये काउंटेबल डाटा है। अब काउंटेबल डाटा का क्या मतलब? इसको आप गिन सकते हो, इसको आप क्या कर सकते हो? गिन सकते हो। जैसे कि आपने 2 बार सिक्का उछाला, आपने 2 बार सिक्का उछाला, हेड आने की संभावना, 2 बार हेड आने की संभावना कितनी है भाई? एक बार हेड आएगा, एक बार टेल आएगा, या आप इसको क्या कैसे समझें? फेल पास से समझ सकते हो, यानी कि दो ही चीज़ रहेंगी इसके अंदर, फेल पास। 0 और 1 के फॉर्म में डाटा, कंटिन्यूस डाटा नहीं होता। टेम्परेचर में आपसे कहूँ अभी टेम्परेचर कितना, आप कहोगे सर 35 डिग्री है, 30 डिग्री, जो भी होगा आप बता दोगे। और एट्रीब्यूट्स के अंदर क्या है? काउंटेबल डाटा रहता है। भाई कितने डिफेक्ट हुए? भाई जी सर 5 डिफेक्ट हैं, 100 आइटम में से 10 डिफेक्ट हैं, 1000 आइटम से, इस तरीके से। तो वेरिएबल और एट्रीब्यूट्स दो टाइप के कंट्रोल चार्ट बनाते हैं, वेरिएबल्स के लिए अलग बनेंगे, एट्रीब्यूट्स के लिए अलग। तो वेरिएबल्स आप समझ गए, जिनको हम न्यूमेरिकल टर्म में वो कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, और कंटिन्यूअस होते हैं ये। एट्रीब्यूट्स क्या होती है? डिस्क्रीट होते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या रहेंगे? डिस्क्रीट। और ज़्यादा ही सिंपल में समझना चाहो तो आपका वजन कितना है? आप कहोगे सर मेरा वजन है 85.431 kg। और एट्रीब्यूट में कभी भी ये डेसिमल वाला काम नहीं आएगा, एट्रीब्यूट में डेसिमल वाला काम नहीं आएगा। इसमें दो ही चीज़ हैं, यस या नो, फेल या पास, डिफेक्टिव या नोट, भाई सही सामान है या खराब सामान है, इस टाइप से, यानी कि दो चीज़ें चलेंगी, वो एट्रीब्यूट। अब आ जाते हैं कंट्रोल चार्ट हम बनाते कैसे हैं। तो कंट्रोल चार्ट वेरिएबल के अलग बनेंगे, एट्रीब्यूट के अलग बनेंगे। वेरिएबल्स के लिए क्या बनाएंगे? मीन एंड आर चार्ट। वेरिएबल्स के लिए क्या बनेंगे? एक्स यानी कि मीन, आर यानी कि रेंज, और एक होता है एस यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन, या आप इसको ऐसे सिग्मा भी लिख सकते हो। और एट्रीब्यूट्स के लिए कौन से चार्ट रहेंगे? पी चार्ट, एन पी चार्ट, सी चार्ट और यू चार्ट। कैसे बनते हैं उनको देख लेते हैं। जब हमारा डाटा कंटिन्यूस हो, जैसे कि हाइट हो गई, वेट हो गया, थिकनेस हो गई, तो इसके लिए पहले टाइप का होता है एक्स और आर चार्ट। एक्स यानी कि मीन और आर यानी कि रेंज। मीन तो समझ गए ना, मीन यानी कि एवरेज वैल्यू, मीन यानी कि एवरेज वैल्यू। पर्पज क्या है? हम सेंट्रल टेंडेंसी को वो करते हैं, मॉनिटर करेंगे, मॉनिटर दी सेंटर टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन व्हेन दी सैंपल साइज इज स्मॉल। सैंपल साइज जब हमारा छोटा होता है, यानी कि 10 से छोटा सैंपल साइज है, तब हम सेंटर टेंडेंसी और डिस्पर्जन को मॉनिटर करते हैं। मीन चार्ट और रेंज चार्ट। रेंज भी समझ में आ गई थी आपको, क्या होता है पिछले चैप्टर में बताई थी। रेंज क्या होती है? रेंज होती है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। मैक्सिमम टेम्परेचर 50 है, मिनिमम टेम्परेचर 30 है, तो रेंज कितनी हो गई? 20 आपकी रेंज हो गई। तो आप क्या चार्ट बनाते हो? मीन का और रेंज का चार्ट बनाते हो इसके अंदर, और डेविएशन देखते हो भाई कितना आने लग रहा है। फॉर्मूला क्या रहता है ये आप फॉर्मूला देख सकते हो, पेपर में नहीं आने वाला, बाकी मैंने पीडीएफ में इंक्लूड कर दिया, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। भाई अपर कंट्रोल लिमिट क्या है? अपर कंट्रोल लिमिट क्या है? जो आपका मीन है प्लस ए कोई कॉन्स्टेंट रहेगा इनटू 2r, आर यानी कि रेंज आपकी। जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट क्या रहेगी? जो आपका मीन है माइनस ए डैश इंटू
2 जो आपकी रेंज है। तो ये फॉर्मूला है। कंट्रोल चार्ट के अंदर पेपर में आने की संभावना बहुत कम है। एग्जाम्पल से देखो, कोई सैंपल है भाई, आपने इसका मीन निकाल लोगे भाई। 5 सैंपल है, 1 2 3 4 5, 5 सैंपल लिए। पहले की वैल्यू आई 10.1, दूसरे की 9.1। आप कह सकते हो भाई इनका डायमीटर है इतना 9.9, 10.2, तो एवरेज कितना हुआ, एवरेज निकाल लिया आपने 10। रेंज कितनी है, मैक्सिमम मिनिमम का वो कर लिया आपने डिफरेंस, ठीक है। मैक्सिमम इसमें कितना है, वहाँ से आपने इनकी रेंज निकाल ली। फिर जो इसका कोफिशियंट है, जैसे क्वेश्चन में दिए रखा है कोफिशियंट 8 0.555। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट इसकी निकाल सकते हो। अपर लिमिट से अगर कोई वैल्यू बाहर जाती है तो हम क्या कहेंगे, स्पेशल कोज वेरिएशन भाई, यानी कि डिफेक्ट आ गया और उसको ठीक करने के लिए हम अपनी कोशिश करेंगे। उसी तरीके से मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का हम चार्ट प्लॉट करते हैं जब सैंपल साइज ज़्यादा हो। मीन यानी कि एवरेज, और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको बताइए जो वेरिएशन कितनी होती है, उसका ग्राफ बना सकते हो आप। तो ये एक्स और एस का चार्ट हो जाता है। ये कंट्रोल चार्ट होते हैं इस टाइप से, ठीक है। आप कंट्रोल करने लग रहे हो, अगर ये लाइन ऐसे हो जाती ऐसे, तो आपने देखा कि जी तो बाहर जाने लग रहा है, तुरंत आप कोशिश करोगे इसको ठीक करने की। कंट्रोल चार्ट फॉर एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट जैसे कि आपको बताया डिस्क्रीट डाटा होता है, यस नो भाई डिफेक्ट है या नहीं, ठीक है, उस टाइप का जो डाटा होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आता है पी चार्ट। सबसे पहले इसमें कौन सा चार्ट आएगा, पी चार्ट, प्रोपोर्शन ऑफ द डिफेक्टिव चार्ट। इसमें हम किसका चार्ट बनाते हैं, प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव। प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव का हम क्या बनाएंगे, चार्ट बनाएंगे। जैसे कि कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर 100 बल्ब थे, 100 में से 4 डिफेक्टिव हैं, तो कितने परसेंटेज डिफेक्टिव हुए, 4/100, यानी कि 4% बल्ब आपके डिफेक्टिव हो गए। तो प्रोपोर्शनल ऑफ डिफेक्ट का हम चार्ट बनाते हैं इसके अंदर। फिर आता नंबर ऑफ डिफेक्ट, इसके अंदर हम किसका, नाम से ही पता चलने लग रहा है, एनपी यानी कि नंबर ऑफ डिफेक्ट का चार्ट बनाते हैं। पी के अंदर प्रोपोर्शनल यानी कि रेशो, एनपी नंबर ऑफ डिफेक्ट, भाई 10 बल्ब खराब थे, 20 बल्ब खराब थे, उस टाइप से। फिर आता है सी चार्ट। सी चार्ट के अंदर आप क्या करोगे, काउंट ऑफ डिफेक्ट पर यूनिट चार्ट। पर यूनिट के हिसाब से कितने डिफेक्ट है वो हम किसके अंदर करेंगे, सी चार्ट में, नंबर ऑफ डिफेक्ट पर यूनिट चार्ट। फिर आता है यू चार्ट, नंबर ऑफ डिफेक्ट पर यूनिट चार्ट, इसके अंदर हम देखेंगे। अब इस सी और यू में डिफरेंस क्या है, सी के अंदर तो हम क्या करते हैं भाई, जो आपका सैंपल साइज है वो कांस्टेंट रहेगा, और यू चार्ट के अंदर आपका सैंपल साइज वेरी कर सकता है, ठीक है। और एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो भाई, एक पीस ऑफ क्लॉथ के अंदर कितने डिफेक्ट हैं भाई, एक से ज़्यादा भी डिफेक्ट हो सकते हैं। कंट्रोल चार्ट को हम पढ़ेंगे कैसे, तो जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था, कॉमन कोज वेरिएशन। कॉमन कोज वेरिएशन मतलब जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, कॉमन कोज वेरिएशन। भाई बीच में है तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। फिर होते हैं स्पेशल कोज वेरिएशन, यानी कि ये नॉर्मल नहीं है, ये स्पेशल है, और ये डिफेक्ट दिखते ही तुरंत आपको अलर्ट हो जाना और ठीक करने की कोशिश करनी है। स्पेशल कोज वेरिएशन हम कब कहेंगे, या तो अपर लिमिट से बाहर जाने लग रही है वैल्यू, वैल्यू आपकी अपर लिमिट से बाहर है तब भी स्पेशल कोज, या फिर जो आपका एवरेज है, जो आपका ये एवरेज है, इससे नीचे लगातार 6 7 वैल्यू आ गई, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 6 7 बार इस मीन से नीचे वैल्यू आने लग रही है, ठीक है। तो आपने क्या देखा भैया, इससे ऊपर तो जा ही नहीं रहा, कभी ऊपर होना चाहिए कभी नीचे, तो ये नॉर्मल है, लेकिन ये हर बार नीचे है, तो क्या है, स्पेशल कोज है। आपको अलर्ट हो जाना, प्रोसेस आपका आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। या तो जब कंट्रोल लिमिट से बाहर हो, जब 7 या 7 से ज़्यादा पॉइंट सेंटर लाइन के एक ही तरफ हो, सेंटर लाइन की एक ही तरफ अगर ज़्यादा बाहर हो, तब भी हमें अलर्ट हो जाना है। तो ये हमारे कंट्रोल चार्ट थे। तो भाई कंट्रोल चार्ट आप बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया आपको क्या होते हैं। फिर आता है एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग। ये एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग क्या होती है, एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग इज स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक यूज टू डिटरमाइन वेदर ए बैच ऑफ प्रोडक्ट मीट द प्रीडिफाइंड क्वालिटी स्टैंडर्ड विदाउट इंस्पेक्टिंग एवरी सिंगल आइटम। सैम्पलिंग आपको पता ही चल गई भाई, आप सारे आइटम को चेक नहीं करोगे, गिनती के 4 5 आइटम को चेक कर लोगे और ये बता दोगे कि भाई ये हमारा पूरा प्रोसेस है वो अच्छे से होने लग रहा है कि नहीं होने लग रहा है। एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग, भाई जो आपका पूरा का पूरा बैच है उसको हम एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। तो एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी भाई, 100% आप टेस्टिंग नहीं कर सकते, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी पड़ेगी और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग को अडॉप्ट करा। कितने प्रकार की होती है सैम्पलिंग, तो सिंगल सैम्पलिंग प्लान। आप एक सिंगल सैंपल लेते हो, सिंगल सैम्पलिंग में आप क्या करोगे, वन सिंगल सैंपल लोगे आप, ठीक है,
और उसको चेक करोगे आप। फॉर एग्जांपल भाई आपने एक सैंपल ले लिया, उस सैंपल के अंदर मान लो 100 बल्ब थे, एक सैंपल के अंदर 100 बल्ब थे, ठीक है। और उसको आपने चेक किया, उन 100 बल्ब के अंदर से मान लो 5 बल्ब खराब निकल गए, ठीक है। और आपकी एक्सेप्टेंस लिमिट थी, एक हम एक्सेप्टेंस नंबर निकालते हैं कि भाई एक्सेप्टेंस नंबर से अगर कम डिफेक्ट है तो एक्सेप्ट हो जाएगा। मान लो एक्सेप्टेंस नंबर हमारा 6 था, भाई 100 में से 6 बल्ब खराब निकालते हैं तो कोई बात नहीं, एक्सेप्ट हो गया। और ये हमारा आया कितना, 5, तो हमारा सैंपल क्या पास हो जाएगा। तो इस तरीके से काम करता है सिंगल सैम्पलिंग प्लान। भाई पूरा का पूरा बड़ा लोट है, उसमें से एक आपने सिंगल सैंपल निकाल लिया, इस सैंपल में आप चेक करके देखोगे कि भाई जो डिफेक्ट है कन्फर्मेंस से ज़्यादा है या कम है, जो डिफेक्ट है एक्सेप्टेंस नंबर से कम है या ज़्यादा है। अगर डिफेक्ट ज़्यादा है तो नो, और डिफेक्ट अगर इससे एक्सेप्टेंस नंबर से ज़्यादा है तो हमारा क्या हो जाएगा, सैंपल हमारा फेल हो जाएगा। अगर आपके डिफेक्ट ज़्यादा है तो हम सैंपल को फेल कर देंगे, अगर डिफेक्ट हमारे कम है तो हम क्या करेंगे, उसको पास कर देंगे। डबल सैंपलिंग, अगर पहला सैंपल फेल हो जाता है तो हम दूसरा सैंपल ट्राई करके देखते हैं कि भाई क्या तो दूसरा सैंपल हमारा पास हो जाए। फिर आता है सिक्वेंशियल सैंपलिंग प्लान। इसके अंदर क्या होता है, सिक्वेंशियल सैंपलिंग प्लान में आइटम आर इंस्पेक्टेड वन बाय वन अनटिल अ डिसीजन आर टेकन। आप तब तक सैंपल लेते रहोगे और तब तक टेस्टिंग करते रहोगे जब तक आप किसी डिसीजन पे ना पहुंच जाओ। इसको हम करते कैसे हैं, तो द प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल देयर इज इनफ डाटा टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट। तब तक टेस्टिंग करोगे जब तक आपके पास सफिशिएंट डाटा ना आ जाए। जैसे देखो, ये क्या है, नंबर ऑफ आइटम, इधर क्या है, डिफेक्ट कितने हैं, ठीक है। मान लो यहाँ आपने 10 आइटम टेस्ट किए, आप आइटम टेस्ट करते जा रहे हो और यहाँ आप क्या अपलोड करोगे, डिफेक्ट कितने हैं। अगर डिफेक्ट इसके इतने हैं भाई, एन आइटम पे इतने डिफेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, टेस्टिंग करते जाएंगे, नंबर ऑफ आइटम को इंक्रीज करते जाएंगे। मान लो आप यहाँ पे आ गए और डिफेक्ट आपके इतने ही हुए अभी तक, तो इसको एक्सेप्ट कर दोगे। और डिफेक्ट आपके इतने पहुँच गए तो इसको क्या करोगे, रिजेक्ट कर दोगे। यानी कि सैंपलिंग आप तब तक करते रहोगे जब तक आप किसी न किसी एक नतीजे पे ना पहुँच जाओ। फिर आता है ऑपरेटिंग करेक्टरिस्टिक कर्व। ये ऑपरेटिंग करेक्टरिस्टिक कर्व क्या होती है, ओसी कर्व रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस या लोट बेस्ड ऑन द डिफेक्ट रेट। ऑपरेटिंग करेक्टरिस्टिक कर्व हमें ये बताती है कोई जो आपका लोट है वो एक्सेप्ट होने की कितनी परसेंट संभावना है। लोट क्या होता है, लोट यानी कि पूरा का पूरा एक बैच। भाई आज के दिन मान लो 10,000 बल्ब बने तो उसका पूरा का पूरा एक लोट बना दिया आपने, ठीक है, उस टाइप से आप समझ सकते हो। तो कोई आपका एक जो लोट है वो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, वो किसके ऊपर, उसका जो आप ग्राफ बनाते हो उसको हम क्या कहेंगे, ओसी करो, ऑपरेटिंग करेक्टरिस्टिक करो। पेपर में क्वेश्चन बन सकता है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग ए लोट बेस्ड ऑन द डिफेक्ट रेट, जो ग्राफ बनेगा उसको क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग करेक्टरिस्टिक कर्व। इसमें दो चीज़ें होती हैं, प्रोड्यूसर रिस्क और कंज्यूमर रिस्क। प्रोड्यूसर रिस्क क्या है, भाई अगर अच्छा सामान जो है अगर वो रिजेक्ट हो जाता है तो क्या कहलाएगा, प्रोड्यूसर का रिस्क। भाई सामान तो प्रोड्यूसर ने अच्छा बनाया फिर भी बेचारे का रिजेक्ट कर दिया तो प्रोड्यूसर रिस्क में आ जाएगा। कंज्यूमर रिस्क क्या होता है, खराब सामान अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो कंज्यूमर रिस्क। खराब सामान अगर आपने ले लिया या एक्सेप्ट हो गया तो आपके ऊपर रिस्क आ जाएगा। तो अल्फा और बीटा, अल्फा यानी कि प्रोड्यूसर, बीटा यानी कि कंज्यूमर। इस तरीके से आप क्या बनाते हो, ऑपरेशन करेक्टरिस्टिक कर्व बनाते हैं, जो आपको डायग्राम में अभी दिखने लग रहा है। इस तरफ इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस है, इस तरफ इसमें क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस, भाई एक्सेप्ट कितना होगा। और ये क्या है, ए क्यू एल यानी कि एक्सेप्टेंस क्वालिटी लेवल। ए क्यू एल क्या है, एक्सेप्टेंस क्वालिटी लेवल। और एल टी पी डी, लो टॉलरेंस प्रेजेंट परसेंट डिफेक्टिव, यानी कि खराब वाला सामान क्या हो गया। तो ए क्यू एल का क्या मतलब हो गया, भाई मैक्सिमम डिफेक्ट जो कि अलाउड है और वो एक्सेप्ट हो जाए तो ए क्यू एल। ए क्यू एल यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने डिफेक्ट हो सकते हैं और फिर भी वो एक्सेप्ट हो जाएगा। और एल टी पी डी क्या होता है, वही उतने ज़्यादा डिफेक्ट उसके बाद कंज्यूमर उस वाले सामान को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इनकी डेफिनेशन भी पेपर में आपसे पूछ सकता है। तो एक्सेप्टेंस क्वालिटी लेवल, भाई जब फैक्ट्री में हम टेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं अगर मैक्सिमम डिफेक्ट हम कितने अलाउड कर सकते हैं तो एक्सेप्टेंस क्वालिटी लेवल। और लो टॉलरेंस परसेंट डिफेक्टिव यानी कि मैक्सिमम डिफेक्ट जिसके बाद कंज्यूमर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये आप डायग्राम देखिए, ये ओसी कर्व है, ठीक है। तो एवरेज, ये एक्सेप्टेंस क्वालिटी लेवल मान लो 2 है यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस इसकी है 95%,
ठीक है, 95% संभावना ये है कि इस भाई सप्लायर का सामान एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन 5% संभावना इसके अंदर इस चीज़ की भी है कि इसका सामान रिजेक्ट कर देंगे, इस चीज़ के बावजूद कि ये अच्छी क्वालिटी का है, AQL है यहाँ पे, ठीक है, गुड्स अच्छे वाला सामान है यहाँ पे, इधर क्या गुड अच्छे वाला सामान, तो यहाँ 5% संभावना क्या, वो सामान रिजेक्ट हो जाएगा, तो 5%, 0.05% क्या प्रोड्यूसर का रिस्क। ये है कस्टमर पॉइंट, LTPD, यानी कि वो वाला सामान जहाँ पे कस्टमर उसको रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। इसके एक्सेप्ट होने की संभावना कितनी है, 10%। एक्सेप्ट होने की संभावना कितनी है भाई, खराब सामान एक्सेप्ट होने की संभावना 10% है। और ये किसका है, कंज्यूमर का रिस्क भाई, 10% कंज्यूमर का रिस्क है कि वो खराब सामान को भी एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये दो चीज़ थी। AQL आप समझ गए भाई, मैक्सिमम परसेंट डिफेक्ट किसी भी लोट को एक्सेप्ट होने के लिए, और LTPD ये कंज्यूमर साइड से है भाई, जिसके बाद कंज्यूमर सामान को एक्सेप्ट नहीं करेगा। एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग के, भाई पूरा का पूरा सामान हमको चेक नहीं करना पड़ता, तो कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है, टाइम हमारा बचता है। सभी प्रोडक्ट को टेस्टिंग करेंगे तो उसको भाई हमें ब्रेक करके देखना पड़ेगा या यूज करके देखना पड़ेगा, उससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है भाई, इफेक्ट अच्छे एलिमिनेट नहीं होते, कुछ ना कुछ डिफेक्टिव जो यूनिट होती हैं वो भी पास कर सकती हैं, जो कि हमने देखा कंज्यूमर रिस्क और प्रोड्यूसर रिस्क के अंदर। इनइफेक्टिव हो सकता है अगर सैंपल का साइज हमारा बहुत छोटा है तो। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता क्या है, इट इज़ ए मैनेजमेंट फिलोसफी दैट फोकस ऑन द कंटिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी डिपार्टमेंट हैं सभी के अंदर क्वालिटी इंप्रूवमेंट के ऊपर फोकस करते हैं और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के ऊपर। प्रिंसिपल्स क्या क्या है, तो कस्टमर के ऊपर फोकस रहेगा। क्वालिटी हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, कस्टमर की नीड और एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। क्वालिटी हम अपने हिसाब से डिफाइन नहीं करेंगे, कस्टमर डिफाइन करेगा भाई क्वालिटी है क्या, अगर कस्टमर सेटिस्फाई है तो बढ़िया क्वालिटी है। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, तो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट मतलब काइजन अप्रोच। क्वालिटी वन टाइम अचीवमेंट नहीं है, क्वालिटी टाइम टू टाइम हम और ज़्यादा इंप्रूवमेंट के ऊपर फोकस करेंगे। इट इज़ एन ऑन गोइंग एफर्ट, क्वालिटी के लिए जो हमारा एफर्ट है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता, हम हमेशा कोशिश करते रहेंगे। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, जितने भी एम्प्लॉय हैं क्वालिटी को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए कोशिश करेंगे। प्रोसेस अप्रोच, जो क्वालिटी है वो क्या है, हम प्रोसेस के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे ना कि प्रोडक्ट के ऊपर। एक तो होता है भाई फाइनल प्रोडक्ट हमारा अच्छा बने, लेकिन हम किसके ऊपर फोकस करेंगे, क्वालिटी ऑफ द प्रोसेस, प्रोसेस की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के ऊपर हम फोकस करेंगे। फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग लेंगे। और म्यूचुअली बेनिफिशियल सप्लायर रिलेशनशिप, इसके अंदर क्या म्यूचुअल बेनिफिशियल सप्लायर रिलेशन, यानी सप्लायर का भी फायदा होगा अगर अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस होती है तो। जो ट्रेडिशनल क्वालिटी कंट्रोल होती है उससे इसका हम डिफरेंस देख लेते हैं। तो ट्रेडिशनल क्वालिटी कंट्रोल जो होती है उसके अंदर क्या करते हैं, हम डिफेक्ट को डिटेक्ट करते हैं, डिफेक्ट खोजते हैं भाई कहाँ कमी रही है हमारी। और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर क्या डिफेक्ट को प्रिवेंट करते हैं, होने ही नहीं देते। तो कुछ कुछ क्वालिटी एश्योरेंस जैसा हो गया ये, ठीक है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कंट्रोल के अंदर क्वालिटी का डिपार्टमेंट ही ध्यान देगा, उसी की जिम्मेवारी है, लेकिन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर सभी की जिम्मेवारी है क्वालिटी अच्छी रहे। इसमें इंस्पेक्शन बेस अप्रोच है और इसमें क्या है प्रोसेस एंड कस्टमर फोकस अप्रोच है। इंस्पेक्शन बेस का क्या मतलब हो गया भाई, फाइनल प्रोडक्ट जब आपका बन गया तब आप उसकी चेकिंग करने लग रहे हो। और प्रोसेस बेस का क्या मतलब है, भाई आपने प्रोसेस को इतना ज़्यादा सुधार दिया कि डिफेक्ट उसके अंदर आया ही नहीं। ट्रेडिशनल वाला शॉर्ट टर्म है, टोटल वाला क्या है ये लॉन्ग टर्म है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के ऊपर हम फोकस करेंगे। की टूल्स क्या है इसके लिए, तो PDCA साइकिल। तो PDCA साइकिल किसने दी थी, जो डैमिंग भाई इन वो थे फादर ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल, उन्होंने दी थी प्लान डू चेक एक्ट साइकिल। प्लान भाई हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे और उसका एक सॉल्यूशन डेवलप करेंगे, डू उसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, चेक जो भी रिजल्ट आया है उसको एनालाइज करेंगे, और अगर अच्छी इंप्रूवमेंट होती है तो एक्ट करेंगे, उसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पूरे के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर आता है क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट। क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट क्या होता है, ए टूल टू ट्रांसलेट द कस्टमर रिक्वायरमेंट इनटू द प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट होती है, कस्टमर बताएगा कि जी गाड़ी की माइलेज कम होनी चाहिए, वो मतलब माइलेज ज़्यादा होनी चाहिए, दिखने में गाड़ी हमारी सुंदर हो। तो मैं कार का एग्जांपल लेके जैसे आपको बताने लग रहा हूँ,
तो जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसको हम प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो ये होता है क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट यानी कि हिंदी में इसको ट्रांसलेट करें तो भाई तैनात करना, यानी कि कंज्यूमर की जो रिक्वायरमेंट है उसको हमने प्रोडक्ट उसी हिसाब से प्रोडक्ट को बनाया। ठीक है, तो क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट। हाउस ऑफ क्वालिटी मैट्रिक्स का इसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। बेंचमार्किंग क्या होती है? कंपेयरिंग एन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस विद द इंडस्ट्री लीडर। किसी ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है इंडस्ट्री के लीडर के साथ कंपेयर करके हम ये देखते हैं कि हम क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? बेंचमार्किंग। फिर आती है 5S मैथडोलॉजी। ये 5S मैथडोलॉजी क्या है? तो वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन का टेक्निक है ये। इसके अंदर होते हैं शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन। जो हमारा भाई ह्यूमन हेल्थ एंड सैनिटेशन वाले के अंदर चैप्टर के अंदर भी हमने इसको देखा था। भाई शॉर्ट, जो अननेसेसरी आइटम है उनको हम रिमूव कर देंगे। सेट इन ऑर्डर, सारी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे। शाइन, वर्क प्लेस को साफ सुथरा और क्लीन रखेंगे। स्टैंडर्डाइज, जो ऊपर के तीन ये प्रोसेस है उसको एक स्टैंडर्ड के तरीके से मेंटेन करेंगे। सस्टेन, जो भी हमने सारी चीज़ें सेट करी हैं उसको सस्टेन लॉन्ग टर्म के लिए हम डिसिप्लिन का पार्ट बना देंगे। ये हमारे पास क्या था? 5S मेथोडोलॉजी, वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन की टेक्निक है। इससे क्वालिटी ही इंप्रूव होगी लॉन्ग टर्म में। भाई आपने खराब सामान हटा दिया, अन्य जो जरूरी आइटम था उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज किया, वर्क प्लेस को क्लीन किया, ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड को मेंटेन किया और डिसिप्लिन को इंश्योर किया। तो 5S ये आप याद कर सकते हो: शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन। फिर आता है 6 सिग्मा मैथोडोलॉजी। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर का ये एक प्रिंसिपल है। ये क्या है? डाटा ड्रिवन मेथड टू एलिमिनेट द डिफेक्ट, इंप्रूव क्वालिटी एंड एनहेंस द प्रोसेस परफॉर्मेंस इन एनी बिजनेस और इंजीनियरिंग प्रोसेस। तो डाटा ड्रिवन मेथड है, यानी कि स्टैटिस्टिकल अप्रोच हो गई, मैथमेटिकल मॉडल उस इसमें इस्तेमाल करेंगे। डिफेक्ट को एलिमिनेट करते हैं, क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे और प्रोसेस को एनहेंस करेंगे। तो ये कौन सा मेथड हो गया हमारा? 6 सिग्मा। नियर परफेक्ट क्वालिटी इसके अंदर हम अचीव करते हैं। क्या अचीव करते हैं? नियर परफेक्ट क्वालिटी। कितनी अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए? तो 3.4 डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटी। पेपर में ये क्वेश्चन बन सकता है। 6 सिग्मा में कितने डिफेक्ट होते हैं? 3.4 डिफेक्ट होते हैं पर मिलियन, यानी कि 10 लाख अगर आप कोई चीज़ बनाने लग रहे हो तो उसमें से 3.4 ही डिफेक्ट होंगे, बाकी सारी चीज़ें आप सही से बनाओगे। की प्रिंसिपल क्या है? भाई कस्टमर पे फोकस रहेगा, डाटा ड्रिवन डिसीजन लेंगे, प्रोएक्टिव मैनेजमेंट है, भाई डिफेक्ट हम होने ही नहीं देंगे। कोलेबोरेशन एंड टीम वर्क, भाई आपस में मिलजुल के काम करेंगे। अब देख लेते हैं इसका नाम 6 सिग्मा क्यों पड़ा। इसका नाम 6 सिग्मा क्यों पड़ा? तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व था वो हमने देखा। भाई यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है मीन। मीन कह लो, एवरेज कह लो, ठीक है, यहाँ पे होता है मीन। और उससे लेफ्ट और राइट क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये है 1 सिग्मा का डेविएशन, फिर 2 सिग्मा का, फिर 3 सिग्मा का। ऐसे करके जब हम 6 सिग्मा के डेविएशन पे आते हैं ना, तो -6 सिग्मा और +6 सिग्मा के बीच में कितने लोग फॉलो करते हैं? 99.9999998% लोग इस प्लस और -6 सिग्मा के बीच में फॉलो करते हैं। तो यानी कि ये हमारी क्या हो गई? ये आपकी लोअर लिमिट हो गई, ये आपकी क्या हो गई? अपर लिमिट हो गई। प्रोसेस आप इस तरीके से डिज़ाइन करोगे कि आपकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट किसके बीच में आ जाए? 6 सिग्मा के बीच में आ जाए और आपकी एक्यूरेसी कितनी मेंटेन हो जाए? 99.9999998% आपकी एक्यूरेसी आ जाए। हम और यहाँ से इसका नाम क्या पड़ गया? इसका नाम पड़ गया यहाँ से 6 सिग्मा, इसका नाम पड़ गया। 6 सिग्मा के अंदर मैथोडोलॉजी क्या क्या होती है? अच्छा, ये इस ग्राफ को समझने में तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी ना आपको? तो कोई भी नॉर्मल जैसे ह्यूमन बीइंग ही है, तो जो ज़्यादातर इंसान होते हैं तो 68.26 1 सिग्मा के अंदर यानी एवरेज से इंसान होते हैं, और 3 सिग्मा के अंदर 99.73 लोग 3 सिग्मा के अंदर आ जाते हैं, यानी कि जो नॉर्मल हमारी सोसाइटी है। इससे आगे क्या? बहुत इंटेलिजेंट लोग, और इससे नीचे क्या? बहुत डफर लोग। तो इस तरीके से कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन आप समझ सकते हो। पेपर में जो बच्चे स्कोर करते हैं वो भी इसी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। भाई ज़्यादातर के एवरेज से नंबर होते हैं। जो बच्चे 3 सिग्मा से आगे होते हैं वो पेपर में सिलेक्शन ले जाएंगे, और 3 सिग्मा से नीचे नेगेटिव मार्किंग वाले बहुत डफर बच्चे होते हैं। तो 6 सिग्मा इसका नाम यहाँ से पड़ा। और एक्यूरेसी कितनी मेंटेन करते हैं? ये इंपॉर्टेंट था, कितनी एक्यूरेसी मेंटेन करेंगे? 3.4 पर मिलियन। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। दो अप्रोच रहती हैं 6 सिग्मा के अंदर, वे अप्रोच देख लेते हैं। पहली अप्रोच है DMAIC अप्रोच। DMAIC अप्रोच याद रहनी चाहिए आपको, ये याद रहनी चाहिए।
DMAIC, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव एंड कंट्रोल। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे प्रॉब्लम क्या है, भाई हमारे कस्टमर्स को रिक्वायरमेंट क्या है, क्या उनको चाहिए। फिर मेजर करेंगे, फिलहाल जो हमारी पर, अच्छा एक चीज़ और, DMAIC ये किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, एग्जिस्टिंग प्रोसेस के, जो फिलहाल में प्रोसेस चलने लग रहा है उसके लिए। ठीक है, तो डिफाइन किया कस्टमर की नीड्स क्या, प्रॉब्लम क्या। फिर मेजर करेंगे, करंट हमारी परफॉर्मेंस क्या है, करंट परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। एनालाइज करेंगे, भाई जो हमारे पास डाटा आएगा मैथमेटिकल डाटा, और रूट कोज ऑफ डिफेक्ट को देखेंगे, डिफेक्ट का मेन वजह क्या है। फिर इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, और जो भी सॉल्यूशन होगा उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और फाइनल क्या, कंट्रोल, मेंटेन इम्प्रूवमेंट एंड प्रिवेंट दी रिग्रेशन। इम्प्रूवमेंट को मेंटेन करेंगे और फर्दर भाई कोई नेगेटिव चीज़ ना हो उस चीज़ को प्रिवेंट करेंगे। फिर दूसरी अप्रोच होती है DMADV। ये किसके लिए होता है, अगर कोई नया प्रोसेस है, अगर हम नए प्रोसेस को डिज़ाइन करने लग रहे हैं तो DMADV अप्रोच। DMADV वो क्या थी, DMAIC। तो ये दोनों अप्रोच आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये क्या है, न्यू प्रोडक्ट के लिए भाई डिफाइन करेंगे हमारा गोल क्या है, हम मेजर करेंगे कस्टमर्स की नीड को, मेजर करेंगे कस्टमर्स को चाहिए क्या, एनालाइज करेंगे प्रोसेस को भाई, डी डिज़ाइन करेंगे नए प्रोडक्ट को, और वी वेरीफाई करेंगे भाई जो हमने सोचा था वैसी परफॉर्मेंस उसकी आ रही है कि नहीं। एग्जांपल देख सकते हैं भाई, पिज़्ज़ा डिलीवरी, कोई कंपनी है पिज़्ज़ा डिलीवरी की, उसको ये प्रॉब्लम आने लग रही है भाई, ज़्यादा टाइम लगने लग रहा है पिज़्ज़ा डिलीवर करने में, तो हम डिफाइन करेंगे प्रॉब्लम क्या है। तो पिज़्ज़ा डिलीवरी में टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, ये हमारी प्रॉब्लम है, और हमारे गोल क्या है, डिलीवरी टाइम को 30 मिनट में कन्वर्ट करना है। मेजर करेंगे भाई एक्चुअल में टाइम कितना लगने लग रहा है, किस रूट से हमारा डिलीवरी बॉय जाने लग रहा है, एनालाइज करेंगे रूट कोज। फिर इम्प्रूव करेंगे सॉल्यूशन को, भाई क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, और फाइनल में कंट्रोल करेंगे। तो 6 सिग्मा। फिर आता है 6 सिग्मा के रोल्स। तो 6 सिग्मा के रोल्स क्या लो, या फिर भाई सर्टिफिकेशन होते हैं ये। ठीक है, सर्टिफिकेशन, जो 6 सिग्मा का प्रोसेस है उसको कौन कितने अच्छे से समझता है, या उसमें किस लेवल का एक्सपर्ट है, तो उसके लिए क्या होते हैं, 6 सिग्मा के सर्टिफिकेशन होते हैं। पहले पे आती है येलो बेल्ट, फिर ग्रीन बेल्ट, फिर ब्लैक बेल्ट, और फिर मास्टर ब्लैक बेल्ट। येलो बेल्ट भाई बिल्कुल सिंपल वाली बेल्ट, कोई पर्सन है वो प्रोजेक्ट के अंदर पार्टिसिपेट करता है और डाटा कलेक्शन को सपोर्ट करता है तो उसको येलो बेल्ट मिलेगी, ग्रीन बेल्ट। ब्लैक बेल्ट की गाइडेंस में प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता है तो ग्रीन बेल्ट हो गया। ब्लैक बेल्ट जो 6 सिग्मा के प्रोजेक्ट्स को लीड करता है वो ब्लैक बेल्ट, और मास्टर ब्लैक बेल्ट जो एक्सपर्ट है 6 सिग्मा के अंदर वो मास्टर ब्लैक बेल्ट हो गया। तो इस तरीके से 4 इसके अंदर भाई चैंपियनशिप आप कह सकते हो। अच्छा, एक चैंपियन भी हो गया जो सीनियर लीडर है, और सब कुछ भाई उसको पूरी नॉलेज है तो वो चैंपियन। बाकी 4 ही आपको देखने, येलो बिल्कुल बेसिक वाला, फिर ग्रीन बेल्ट, फिर ब्लैक बेल्ट, और फिर मास्टर ब्लैक बेल्ट। जो 6 सिग्मा को कितने अच्छे से समझता है उसके लिए सर्टिफिकेशन के लेवल होते हैं। जो हमने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट देखा है, इसके बेनिफिट क्या है, तो कस्टमर अच्छे से सेटिस्फाई हो जाता है, डिफेक्ट हमारे कम हो जाते हैं, एफिशिएंसी इंक्रीज होएगी, टीम वर्क बेटर रहेगा, और मार्केट रेपुटेशन हमारी अच्छी होगी, भाई आप अच्छा काम करने लग रहे हो। चैलेंजेस क्या है, तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है इसके अंदर, क्योंकि भाई काइजन अप्रोच है, लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट हम करते रहेंगे। रजिस्टेंस टू चेंज फ्रॉम एम्प्लॉय, जो कर्मचारी हैं वे रजिस्टेंस टू चेंज शो कर सकते हैं कि जी हम तो ऐसे काम नहीं करेंगे, हम आप उनको इम्प्रूवमेंट करने के लिए कहेंगे जब हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, और इम्प्रूवमेंट मेजर करना कुछ एरिया में थोड़ा डिफिकल्ट है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड सर्टिफिकेशन। Quality standards are established guidelines and specification to ensure the consistent product quality, safety and performance। तो स्टैंडर्ड्स क्या हो गए, तो पहले से एस्टेब्लिश करके हम रख देते हैं भाई गाइडलाइंस और स्पेसिफिकेशन, ताकि जो हमारा प्रोडक्ट बनने लग रहा है उसके अंदर एक जैसी क्वालिटी, एक जैसी सेफ्टी और एक जैसी परफॉर्मेंस हमको मिल सके, यानी कि सेट ऑफ गाइडलाइंस हो गई है। दे हेल्प इंडस्ट्रीज मेंटेन यूनिफॉर्मिटी, रिलायबिलिटी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसमें यूनिफॉर्मिटी होगी, भाई सभी में सेम टाइप की क्वालिटी होगी, रिलायबिलिटी होगी, और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन हम मीट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है स्टैंडर्ड्स की, तो भाई कंसिस्टेंसी इन प्रोडक्ट एंड सर्विस, जैसा भाई आपको बताया था। अब ये थोड़ी ना भाई एक गाड़ी अलग टाइप से माइलेज देगी या अलग भाई तरीके से उसका इंजन परफॉर्म करेगा, दूसरी गाड़ी का इंजन अलग तरीके से परफॉर्म करेगा। तो जो भी प्रोडक्ट और सर्विस है उसके अंदर कंसिस्टेंसी मेंटेन रहनी चाहिए, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन इंप्रूव रहेगी, कंपिटिटिवनेस इंक्रीज होती है, सेफ्टी, एनवायरमेंटल कंप्लायंस और सस्टेनेबिलिटी इंश्योर होती है।
डिफेक्ट को रिड्यूस करने में मदद करते हैं। अब ये स्टैंडर्ड देख लेते हैं, अलग अलग इंटरनेशनल और नेशनल स्टैंडर्ड्स क्या क्या हैं। सबसे पहले आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं आईएसओ। तो आईएसओ एक ग्लोबल बॉडी है दैट डेवलप एंड पब्लिश द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कौन पब्लिश करेगी? आईएसओ। तो साथ साथ आप इस डायग्राम के अंदर देखिए, इन्होंने स्टैंडर्ड की डेफिनेशन भी बता रखी है। स्टैंडर्ड होता क्या है? स्टैंडर्ड यानी कि एक टाइप से रूल हो गया ये, ठीक है। थिंक ऑफ देम एज ए फॉर्मूला, आप इसको फॉर्मूले की तरह भी समझ सकते हो। दैट डिस्क्राइब द बेस्ट वे ऑफ डूइंग समथिंग, किसी काम को करने के लिए बेस्ट तरीका क्या होता है वो हमें किससे पता चलता है? स्टैंडर्ड से पता चलता है। और ये एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं, फिर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वे उसी चीज़ को फॉलो करती हैं। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हो गया। अलग अलग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो क्वालिटी से और सेफ्टी से रिलेटेड में क्या क्या है? ISO 9001, 14001, 45,001, 50,001, 22,000 एंड 27,001। तो 9001 किसके बारे में बताता है? 9001 बताता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। 14,000 वाला बताता है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। 45,000 ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के बारे में। 50,000 एनर्जी मैनेजमेंट। 22,000 फूड सेफ्टी के बारे में। और 27,000 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में। अब ये इतना सारा डाटा हो गया, याद कराना इतना पॉसिबल नहीं है, ये मैं भी समझता हूँ, भाई टाइम कम है। तो हम किस किस को याद कर लेंगे? फूड वाले को याद कर लेना। 22,000 किसके लिए? खाने के बारे में। 14,000 एनवायरनमेंट के बारे में। और 9,000 वाला क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में। इतना सा कर लेना, बाकी भगवान भरोसे छोड़ दो, सारी चीज़ें हम याद कर भी नहीं सकते। अब ये तो बस मैंने टेबल में 4-5 स्टैंडर्ड लिख दिए, ये कोई 50-60 स्टैंडर्ड अगर कोई लिख देता तो ये सारे याद थोड़ी ना हो सकते हैं। तो प्रैक्टिकली सोचना अभी। तो ये दो तीन याद कर लेना, आपको स्टैंडर्ड पता चल गए होते क्या है। स्टैंडर्ड क्या है? एक टाइप से फॉर्मूला हो गई या रूल हो गई, किसी काम को करने का बेस्ट तरीका क्या है वो हमें बताते हैं, जिससे कंसिस्टेंसी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कम्पिटिटिवनेस ये सभी इंश्योर हो सकें। तो 9,000 वाला हो गया क्वालिटी मैनेजमेंट, 14,000 एनवायरनमेंट और 22,000 फूड सेफ्टी के बारे में। फिर आता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS। तो इंडिया के अंदर जो स्टैंडर्डाइजेशन करने वाली बॉडी होती है वो क्या है? BIS। इट प्रोवाइड द सर्टिफिकेशन एंड क्वालिटी एश्योरेंस फॉर इंडस्ट्रीज एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट होते हैं और इंडस्ट्रीज होती हैं उनको ये सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है। एग्जाम्पल क्या है? तो ISI मार्क एंश्योर दी प्रोडक्ट रिलायबिलिटी। जैसे आप गैस का स्टोव खरीदते हो या कोई और खरीदते हो, लोहे आयरन वगैरह का चीज़, तो उसके ऊपर ISI का मार्क बना रहता है। तो उससे हमारा एक भरोसा बढ़ता है प्रोडक्ट के ऊपर कि जी हाँ, इसके ऊपर तो ISI की मार्क लगा हुआ है, तो ये स्टैंडर्ड के हिसाब से प्रोडक्ट हमारा बना होगा। तो ये सर्टिफिकेशन का काम करती है ISI। फिर ASTM, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल। तो मटेरियल की टेस्टिंग हो गई, प्रोडक्ट और सिस्टम्स के लिए स्टैंडर्ड्स को डेवलप करती है। कंस्ट्रक्शन के अंदर ये ASTM की जो टेस्टिंग मेथडोलॉजी होती है काफ़ी यूज होती है, सिविल इंजीनियर्स को ASTM के बारे में पता होगा। फिर इंडस्ट्रियल स्पेसिफिक क्वालिटी सर्टिफिकेशन क्या क्या होते हैं? तो 6 सिग्मा के सर्टिफिकेट तो भाई जैसे मैंने ऊपर बताए थे, ग्रीन बेल्ट, येलो बेल्ट, ब्लैक बेल्ट, मास्टर ब्लैक बेल्ट। तो ये सर्टिफिकेशन के लेवल हो गए, यानी आपको सर्टिफिकेट मिल गया येलो बेल्ट कि भाई आपको 6 सिग्मा की बेसिक नॉलेज है उस टाइप से। फिर आता है CE मार्किंग। ये CE मार्किंग क्या है? तो यूरोपियन स्टैंडर्ड है ये CE मार्किंग। यूरोप के अंदर जैसे कपड़े आपने खरीदे होंगे या एप्पल के फ़ोन आपने देखे होंगे, मोबाइल फ़ोन वगैरह के अंदर ये CE लिखा रहता है, ठीक है, इस टाइप का सिंबल देखा होगा। तो यूरोपियन हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड के साथ अगर कोई चीज़ कंप्लायंस करती है तो इसके ऊपर क्या रहेगा? CE लिखा रहेगा। यानी कि ये चीज़ यूरोप के अंदर जो नियम कानून है हेल्थ के, सेफ्टी के, एनवायरमेंट की, उनके साथ कंप्लायंस करती है। फिर है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, GMP। तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेना। GMP जो दवाइयाँ हो गई, खाने पीने का सामान हो गया, कॉस्मेटिक हो गया, उसके ऊपर किसकी मार्किंग रहती है? GMP का सर्टिफिकेशन होता है उनके उनके ऊपर। तो किसके ऊपर फोकस करती है? हाइजीन, कंटेमिनेशन कंट्रोल एंड प्रोसेस वैलिडेशन के ऊपर ये फोकस करता है। खाने पीने की दवाइयों के आइटम्स पे GMP की सर्टिफिकेशन। बेनिफिट क्या है? तो कस्टमर का सर्टिफिकेट वो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, भाई किसी चीज़ के ऊपर ISI का मार्क होगा या CE ऐसे लिखा होगा तो आपके अंदर विश्वास आएगा कि भाई सर्टिफिकेशन हो रखा है, इसकी टेस्टिंग वगैरह होगी, ये सर्टिफिकेट मिला है। कंप्लायंस इंश्योर किए जाते हैं लीगल और सेफ्टी रिक्वायरमेंट की। इंटरनेशनल ट्रेड इससे फैसिलिटेट होता है और डिफेक्ट में कमी आती है और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एनकरेज होता है। चैलेंजेस क्या है? भाई इम्प्लीमेंटेशन की कॉस्ट ज़्यादा है, ये सर्टिफिकेशन लेना और भाई क्वालिटी को इंश्योर करना महंगा खर्चे वाला काम है। एम्प्लॉय की ट्रेनिंग करवाना, और कुछ इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो चेंज को रजिस्ट करती हैं। तो ये सभी इसके अंदर चैलेंजेस थे। फिर चैप्टर नंबर 8 आ जाता है क्वालिटी टूल्स एंड टेक्निक्स।
What is this chapter at? Quality tools and technique. क्वालिटी टूल्स आर यूज टू आइडेंटिफाई, एनालाइज एंड सोल्व द क्वालिटी प्रॉब्लम। जो क्वालिटी की प्रॉब्लम्स होती हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, भाई क्या प्रॉब्लम आने लग रही है, उसको एनालाइज करने के लिए और सोल्व करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? क्वालिटी टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। इंजीनियर्स की मदद करती है प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करने में। 7 बेसिक क्वालिटी टूल्स को देख लेते हैं। सबसे पहले किसने दिए थे? इशिकावा ने। इशिकावा ने 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल हमें दिए थे। तो ये कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है कोज एंड इफेक्ट डायग्राम, जिसको हम क्या बोलते हैं? फिशबोन डायग्राम या इशिकावा डायग्राम भी बोलते हैं। फिशबोन यानी मछली की हड्डी जैसा ये दिखने में होता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते थे? फिशबोन डायग्राम भी बोलते हैं। पर्पज क्या होता है? डिफेक्ट के रूट कोज को आइडेंटिफाई करते हैं। डिफेक्ट्स के रूट कोज को, भाई डिफेक्ट होने लग रहा है, वो क्यों होने लग रहा है? जैसे कि कोई कार है, ठीक है, कार की माइलेज कम हो गई, ठीक है, तो ये क्या? एक डिफेक्ट है, ये हमारी प्रॉब्लम है। तो किस वजह से हो सकती है? भाई गाड़ी चलाने का मेथड ख़राब था, मशीन्स में, गियर के सिस्टम में, या गाड़ी की और कोई चीज़ में प्रॉब्लम आने लग रही है। तो इस तरीके से जैसे मछली की हड्डी होती है, यहाँ पे हम अपनी प्रॉब्लम्स को लिखते हैं, वो मतलब प्रॉब्लम कह रहा हूँ, मेथड्स को लिखते हैं, भाई क्या क्या वजह हो सकती है, उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विस इंडस्ट्री में, और प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस के अंदर इसको हम इस्तेमाल करते हैं। कोज एंड इफेक्ट डायग्राम। कोज यानी कि वजह क्या है, इफेक्ट यानी कि उसकी वजह से क्या इफेक्ट हो सकता है। तो इशिकावा ने इसको दिया था। ये जो 7 टूल है ना, ये सातों के सातों इशिकावा ने दिए थे। दूसरा आता है चेक शीट। ये चेक शीट क्या होती है? कलेक्ट डाटा सिस्टमेटिकली टू आइडेंटिफाई दी पैटर्न्स। हम डाटा को कलेक्ट करते हैं और पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं। एक शीट होती है, जैसे देखो ये चेक शीट है, ये डिफेक्ट 1 है, मंडे को इस टाइप के कितने डिफेक्ट आए, ट्यूजडे को कितने आए, डिफेक्ट 2 मंडे को कितने हुए, ट्यूजडे को कितने हुए। ऐसी एक चेक शीट के अंदर पूरा का पूरा डाटा हम फीड करते हैं और डिफेक्ट को ट्रैक करते हैं, भाई डिफेक्ट क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है और कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो चेक शीट हो गई। फिर होता है कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट का तो पूरा का पूरा हमने चैप्टर भी देख लिया, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल के अंदर इसको हम इस्तेमाल करते हैं। मॉनिटर दी प्रोसेस स्टेबिलिटी ओवर टाइम। टाइम के साथ हमारा प्रोसेस स्टेबल है या नहीं है, उस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए हम कंट्रोल चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। हिस्टोग्राफ रिप्रेजेंट द डाटा वेरिएशन टू आइडेंटिफाई द प्रोसेस वेरिएशन। जो डाटा के अंदर वेरिएशन आने लग रहा है उसको हम प्लॉट करते हैं हिस्टोग्राम की फॉर्म में और चेक करते हैं, भाई क्वालिटी एनालिसिस करते हैं और देखते हैं भाई परफॉर्मेंस हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे आपने हिस्टोग्राम बनाया है, भाई ये वाली 8.30 की वैल्यू कितनी बार आने लग रही है, 8.60 की वैल्यू कितनी बार आ रही है, 8.90 की वैल्यू कितनी बार आ रही है। तो जो एवरेज वैल्यू के आसपास है वो डाटा ज़्यादा आएगा, एवरेज वैल्यू से जो दूर वाला डाटा है वो वैल्यू कम आएगी। तो हिस्टोग्राम। अगला आता है पेरेटो चार्ट। ये पेरेटो चार्ट क्या होता है? तो पेरेटो ने क्या बताया? 80-20 रूल दिया। पेरेटो चार्ट पेपर में आ सकता है, ये भी 80-20 रूल। 80-20 रूल क्या कहता है? जो 80% प्रॉब्लम होती हैं, डिफेक्ट होते हैं, वो 20% वजह से होते हैं। ठीक है, 80% डिफेक्ट किसकी वजह से होंगे? 20% की वजह से होंगे। जैसे डायग्राम में देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, ये डिफेक्ट है। तो जो 80% आपके डिफेक्ट हैं, केवल इन दो की वजह से हैं, 1 और 2 की वजह से। अगर 1 और 2 को आपने खत्म कर दिया तो ये तो छोटे मोटे डिफेक्ट हैं, इनको हम बाद में कभी भी खत्म करते रहेंगे। तो ये क्या है? पेरेटो चार्ट। पेरेटो चार्ट याद रख लेना इसको। फिर आता है स्कैटर डायग्राम। शो द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल। दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को शो करने के लिए हम स्कैटर डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं। कोरिलेशन एनालिसिस के अंदर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे डायग्राम में देखो, ये क्या है? पॉजिटिव एंड लीनियर। जैसे कि ये है नॉन लीनियर, भाई शूज का साइज, और ये है हाइट। किसी इंसान की हाइट बढ़ती जा रही है तो उसके जूते का नंबर भी बढ़ रहा है, ये है नेगेटिव। इसको आप कह सकते हो भाई, ये क्या लिखेंगे इधर? ये माइलेज है, ये गाड़ी का वजन है। गाड़ी का वजन बढ़ रहा है तो माइलेज भी घटती जा रही है, गाड़ी का वजन बढ़ रहा है तो गाड़ी की माइलेज भी घटती जा रही है। तो ये नेगेटिव रिलेशन हो गया। ये कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई भी हम इसे रिलेशन हम नहीं बता सकते। तो ये क्या हो गया? स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम बनाते हैं हम रिलेशनशिप को पता करने के लिए, दो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है। फ्लो चार्ट। विजुअलाइज ए प्रोसेस टू इम्प्रूव दी एफिशिएंसी। जो पूरा का पूरा प्रोसेस है उसको हम विजुअलाइज करते हैं चार्ट की मदद से। ठीक है, प्रोसेस हो कैसे रहा है। वर्क फ्लो मैनेजमेंट और प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन में इसका हम इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से आप चार्ट बनाते हो। जो स्टार्ट और एंड होता है उसको हम किस में करेंगे? ओवल वाले शेप में, मतलब हल्के हल्के ऐसी जो शेप है। कोई भी डिसीजन होगा तो डायमंड की शेप, और एरो की मदद से हम नेक्स्ट प्रोसेस को बताएंगे। ठीक है।
और जो प्रोसेस होगा वो रेक्टेंगल के अंदर, प्रोसेस रेक्टेंगल के अंदर, डिसीजन डायमंड के अंदर, स्टार्ट और फिनिश ओवल शेप के अंदर, जैसे अंडे जैसी शेप है, सर्कुलर सी शेप। तो वर्क फ्लो मैनेजमेंट के अंदर और प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन में यूज करते हैं फ्लो चार्ट का। पूरे के पूरा जो डायग्राम है उसको बनाते हैं हम कलरफुल तरीके से, विजुअलाइज करते हैं। तो ये इशिकावा की 7 टेक्निक थी, ये सातों की सातों टेक्निक हमने देख ली। अगला आता है एडवांस क्वालिटी टूल एंड टेक्निक। एडवांस क्वालिटी टूल क्या है? FMEA, फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। इसके अंदर हम क्या करते हैं, नाम से ही पता चलने लग रहा है, पोटेंशियल फेलियर को आइडेंटिफाई करते हैं, फेलियर मोड और इफेक्ट, फेलियर होने की वजह से क्या इफेक्ट हो सकता है, इम्प्रूव द रिलायबिलिटी एंड सेफ्टी ऑफ सिस्टम, और उसकी मदद से हम सेफ्टी और रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस कहाँ पे, एग्जाम्पल क्या है इसके, प्रिवेंट द इंजन फेलियर इन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इंजन में फेलियर को प्रिवेंट करने के लिए इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई क्या क्या फेलियर है, किस प्रकार के फेलियर है, भाई फेल हो गया तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, और फिर हम एनालिसिस करेंगे उसके साथ क्या रिस्क एसोसिएट है। फिर आता है रूट कोज एनालिसिस। हम समस्या की तय में जाते हैं, गहराई में जाते हैं, वो समस्या हो क्यों रही है। ठीक है, तो रूट कोज एनालिसिस एग्जाम्पल क्या है, भाई किसी IIT कंपनी का सर्वर खराब हो गया, ठीक है, तो हम तय में जाएंगे भाई सर्वर खराब क्यों हुआ, मेन रीजन क्या था, भाई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ या कोई और वजह थी। अगला आता है काइजन अप्रोच। तो काइजन भी तीसरी चौथी बार इस चैप्टर के अंदर देख रहे हैं। काइजन यानी कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, छोटे छोटे कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हम करते रहेंगे। 6 सिग्मा के जो प्रोजेक्ट होते हैं और लीन मैन्युफैक्चरिंग में इसका हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट काइजन अप्रोच। भाई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, भाई क्या समस्या, एनालाइज करेंगे प्रोसेस को, फिर सॉल्यूशन को बताएंगे भाई ये सॉल्यूशन हो सकता है, टेस्ट करेंगे सॉल्यूशन को, और सॉल्यूशन टेस्ट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा अगर सही सॉल्यूशन है तो उसको स्टैंडर्डाइज करके पूरे प्रोसेस में इंप्लीमेंट कर देंगे। ऐसे पूरी साइकिल ये चलती रहती है, लगातार इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे, काइजन साइकिल। फिर आती है पोकायोका। अब ये क्या है पोकायोका, POKYOKE, पोका योग। तो ये भी पेपर में आ सकता है। ये क्या है, एरर प्रूफिंग। ये क्या है, एरर प्रूफिंग, कोई एरर आपकी होएगी ही नहीं। इस तरीके से आप डिज़ाइन करोगे, प्रिवेंट ह्यूमन एरर इन मैन्युफैक्चरिंग, गलती होने के चांस ही नहीं है। प्रोडक्ट डिज़ाइन और ऑटोमेशन में इसका हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल देखिए, अब ये एक सिम ऐसे थी, अब आपको ये नहीं पता ये किस तरफ लगेगी, ठीक है, आगे पीछे टेढ़ी मेढ़ी, लेकिन आपने यहाँ लगा से इसमें कट लगा दिया, और जो आपका सिम कार्ड का स्लॉट होगा वहाँ भी कट लगा हुआ रहेगा, तो आपको पता ये सिम ऐसे ही डल सकती है। तो ये क्या, पोका योका। या ये देखिए डायग्राम में, हाँ भाई ऊपर वाला ऐसे रेक्टेंगल था, नीचे वाला ये था। अब और जिस प्लग के अंदर आपको ये डालना था, मतलब स्विच बोर्ड के अंदर डालना था, इसमें दोनों सेम साइज के हैं। अब आप इसको ऐसे बताओ, इसको सीधा करके डाल लोगे या गोल घुमा के डाल लोगे, आपको पता ही नहीं। लेकिन आपने क्या किया, एक ऊपर वाला इसके अंदर बड़े साइज का कर दिया, एक छोटे वाला कर दिया आपने, ठीक है, तो आपको पता भाई बड़े वाला इसमें घुसेगा, छोटे वाला इसमें, इंसान गलती इसमें कर ही नहीं सकता। तो ये क्या है, पोकायो का, यानी कि एरर प्रूफिंग कर देते हो, इंसान गलती कर ही नहीं सकता। फिर आता है तगुची मेथड। ये तगुची मेथड क्या है, इंप्रूव द प्रोडक्ट क्वालिटी बाय रिड्यूसिंग द वेरिएशंस। वेरिएशंस को कम करके हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं। इट एम्फेसाइज द डिजाइनिंग रोबस्ट सिस्टम दैट आर लेस सेंसिटिव टू वेरिएशन, एम टू मिनिमाइज द डिफेक्ट एंड एंश्योर द कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। एक तो हम ऐसे सिस्टम बनाएंगे जो वेरिएशंस के प्रति लेस सेंसिटिव हो, यानी कि वेरिएशन आए ही ना, और अगर वेरिएशन आ ही जाती है तो भाई उसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। तो ये कौन सा मेथड है, तगुची मेथड। कौन सा, तगुची। एक तो आप रोबस्ट डिजाइन करोगे, रोबस्ट डिजाइन मतलब ऐसे प्रोडक्ट जो कि रिजिलियंट टू वेरिएशन, जिसके अंदर कोई भी वेरिएशन आए ही ना, तो रोबस्ट डिजाइन। ऑफलाइन क्वालिटी कंट्रोल, तो क्वालिटी इज बिल्ड इनटू द डिजाइन फेज रेदर देन रिलाइंग ऑन द इंस्पेक्शन ड्यूरिंग प्रोडक्शन। तो वहीं भाई प्रोडक्शन, कोई चीज़ बन गई और उसके बाद में आप टेस्टिंग करने लग रहे हो, उसकी बजाय जब आप डिज़ाइन करने लग रहे हो तभी इस तरीके से डिज़ाइन करो, यानी प्रोसेस के दौरान ही क्वालिटी को एंश्योर करो। तो ऑफलाइन क्वालिटी कंट्रोल। तगुची लॉस फंक्शन। ये तगुची लॉस फंक्शन क्या है, तो तगुची भाई साहब जो थे उन्होंने क्या कहा, भाई कोई भी वेरिएशन नहीं है तो कोई भी लॉस नहीं होगा, जो टारगेट वैल्यू है तो कोई भी लॉस नहीं। जैसे जैसे अगर आप टारगेट वैल्यू से दूर जाते जाओगे तो लॉस होता रहेगा हमें, तो क्या क्वालिटी हमारी लॉस होती रहेगी। किस चीज़ का लॉस, क्वालिटी का। क्वालिटी का चैप्टर पढ़ने लग रहे हैं तो लॉस किसका होगा, क्वालिटी का। अगर आप टारगेट वैल्यू से दूर जाओगे तो क्वालिटी हमारी ये देखो कम होती जा रही है, ये हमें लॉस होता जा रहा है।
तो तगुची लॉस फंक्शन बताया। और किस चीज़ का फंक्शन है, अगर आप टारगेट वैल्यू से जितनी दूर जाओगे उतना ही ज़्यादा आपको लॉस होगा। और क्वाड्रेटिक फंक्शन बताया उन्होंने, ये क्या, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। एग्जाम्पल क्या है, तो कार की जो फ्यूल एफिशिएंसी यानी कि माइलेज एनहेंस करने में इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं तगुची मेथड का। तो दो चीज़ थी मेन मेन इसमें, एक तो आप इस तरीके से डिज़ाइन करोगे कि भाई वेरिएशन का कोई असर ही ना पड़े, और दूसरी आप क्या करोगे, ऐसी कोशिश करोगे कि भाई वेरिएशन ही ना हो। और तगुची ने अपना लॉस फंक्शन दिया, टारगेट वैल्यू से दूर जाओगे तो क्वालिटी आपकी कम होती जाएगी। अगला चैप्टर हमारा आ जाता है रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग। ये चैप्टर नंबर 8 में हमने क्या पढ़े, ये हमने मेथड पढ़े भाई, हम क्वालिटी को कैसे इंश्योर कर सकते हैं, क्वालिटी के टूल क्या थे, ठीक है। तो इशिकावा के 7 मेथड पढ़े, FMEA एनालिसिस पढ़ा, तगुची के मेथड पढ़े, काइजन अप्रोच पढ़ी, पोकायो का पढ़ा भाई, पोकायो का एरर प्रूफिंग, गलती हो ही नहीं सकती, ठीक है। इसमें तो क्या है भाई, आप छोटे वाले को बड़े में डाल सकते हो, बड़े वाले को इस नीचे में डाल सकते हो, लेकिन इसमें आप गलती कर ही नहीं सकते ना, आप इसमें गलती कर सकते हो, तो पोकायो का। अगला होता है रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग। रिलायबिलिटी क्या होती है, तो पहले आप उसको देख लेते हैं। रिलायबिलिटी का मतलब है भाई, कोई भी चीज़ आपने खरीदी है, कोई भी सामान है, वो बिना फेलियर के और अच्छी परफॉर्मेंस लॉन्ग टाइम तक करता रहे, तो हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट हमारा रिलायबल है। रिलायबल इंजीनियरिंग इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग फोकस ऑन ensuring प्रोडक्ट कंपोनेंट एंड सिस्टम परफॉर्म देयर इंटेंडेड फंक्शन विदाउट फेलियर ओवर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। यानी कि जो भी आपका कंपोनेंट है, सिस्टम है, प्रोडक्ट है, वो बिना किसी फेलियर के अपने इंटेंडेड काम को करता रहे, तो क्या है, रिलायबल हमारा सिस्टम है। इट इन्वॉल्व द प्रिडिक्शन, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फेलियर। भाई फेलियर को हम प्रिडिक्ट करेंगे, कब फेल हो सकता है उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे और मैनेज करेंगे। इंपॉर्टेंस क्या है रिलायबिलिटी की, ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज होती है, सेफ्टी इंक्रीज होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है, और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होती है। की कंसेप्ट क्या है, तो सबसे पहले आता है फेलियर एंड फेलियर रेट। फेलियर तो आपको पता ही है, फेलियर क्या होता है भाई, कोई भी सिस्टम जो उसको काम करना चाहिए उस चीज़ को नहीं कर पाता, तो उसको हम क्या कहेंगे, भाई हमारा सिस्टम फेल है। फिर आता है फेलियर रेट। फेलियर रेट को हम किससे लिखते हैं, फेलियर रेट को हम लिखते हैं लैम्डा से। फेलियर रेट, नंबर ऑफ फेलियर पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ फेलियर पर यूनिट टाइम क्या कहलाता है, लैम्डा। लैम्डा यानी कि कितने फेलियर हुए हैं डिवाइड बाय टाइम, ठीक है, तो फेलियर रेट कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है मीन टाइम बिटवीन फेलियर। दो फेलियर के बीच में कितना मीन टाइम है, बाई टाइम पीरियड बिटवीन द टू सक्सेसिव फेलियर इन ए सिस्टम इज कॉल्ड मीन टाइम बिटवीन फेलियर। अगर ज़्यादा टाइम है, मीन टाइम बिटवीन फेलियर ज़्यादा, तो इसका मतलब क्या है, रिलायबिलिटी ज़्यादा, यानी कि क्वालिटी अच्छी है। मीन टाइम टू फेलियर, भाई फेल होने में एवरेज कितना टाइम लगने लग रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मीन टाइम टू फेलियर। नॉन रिपेयरेबल आइटम्स के लिए निकालते हैं मीन टाइम टू फेलियर। फिर आता है मीन टाइम टू रिपेयर। एवरेज टाइम कितना लगता है भाई सिस्टम को रिपेयर होने में, भाई कब सिस्टम हमारा रिपेयर होता है उसको हम क्या कहते हैं, मीन टाइम टू रिपेयर। इसको हम कैसे निकालते हैं, भाई डाउन टाइम कितना है, यानी कि कितने टाइम तक मशीन हमारी बंद पड़ी रही, डिवाइड बाय नंबर ऑफ रिपेयर, ठीक है। यानी रिपेयर होने में कितना टाइम लगने लग रहा है, मीन टाइम टू रिपेयर। मीन यानी कि एवरेज, एवरेज टाइम टू रिपेयर। रिलायबिलिटी प्रिडिक्शन एंड एनालिसिस हम कैसे करते हैं, तो रिलायबिलिटी फंक्शन, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है रिलायबिलिटी फंक्शन। टाइम का क्या रहता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। रिलायबिलिटी इज इक्वल टू e⁻ λ। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिलायबिलिटी हमारी क्या कम होती जाएगी। फिर आता है बाथ टब कर्व। अच्छा, फेलियर रेट तो समझ गए ना, पेपर में फेलियर रेट पूछेगा तो कन्फ्यूज मत हो जाना। फेलियर रेट क्या होता है, कितने बार फेलियर हुआ डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लैम्डा क्या होता है, मीन टाइम बिटवीन फेलियर। ऐसे भी आप लिख सकते हो, मीन टाइम बिटवीन फेलियर क्या है भाई, दो सिस्टम फेल हुए उनके बीच में टाइम कितना है, यानी कि टाइम डिवाइड बाय फेल। चीज़ वहीं आ गई ना घूम फिर के, तो लैम्डा इज इक्वल टू मीन टाइम बिटवीन फेलियर। इसमें कन्फ्यूज मत होना। मीन, अच्छा रिलायबिलिटी फंक्शन हमने देख लिया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, टाइम बढ़ेगा रिलायबिलिटी कम होती जाएगा भाई। फिर आता है बाथ टब कर्व। बाथ टब कर्व इस कुछ इस टाइप का कर्व होता है, जो बाथरूम में बाथ टब होता है नहाने का, ऐसा होता है ना बाथ टब, तो कुछ कुछ इसकी ऐसी शेप होती है। क्या क्या चीज़ कंपोनेंट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी पीरियड, हाई इनिशियल फेलियर ड्यू टू इफेक्ट। भाई कोई प्रोडक्ट आपने बनाया, स्टार्टिंग में क्या होगा, वो फेल हो सकता है। स्टार्टिंग में जिसको फेल होना होगा, अगर प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट होगा तो शुरू में ही फेल हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या रहेगा, यूजफुल लाइफ पीरियड। फिर कोई फेलियर देखने को नहीं मिलेगा हमें, क्या है, कोई भी फेलियर हमें देखने को नहीं मिलेगा। फिर क्या है, वीयर आउट पीरियड। भाई समय के साथ हमारा प्रोडक्ट फिर खराब होना शुरू हो जाएगा, भाई किसी चीज़ को यूज करते करते 2-3 साल हो गए, फिर वो खराब होनी शुरू हो जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, वीयर आउट पीरियड बोलेंगे।
तो ये बाथ टब कर्व है, ये रिलायबिलिटी के लिए इस्तेमाल होता है। इन्फेंट मोर्टिलिटी पीरियड आप समझ गए होगे, जो स्टार्टिंग का ये वाला पीरियड है भाई, रिलायबिलिटी हमारी कम होती जा रही है। नया सामान है और फिर भी रिलायबिलिटी कम हो रही, क्यों भाई? थोड़ी बहुत अंदर से भी डिफेक्ट होके आ सकता है। फिर क्या यूजफुल लाइफ पीरियड, भाई फिर आने वाले टाइम में कोई डिफेक्ट नहीं होगा, फिर धीरे धीरे रिलायबिलिटी उसकी कम हो जाएगी, यानी फेलियर रेट उसका इंक्रीज हो जाएगा। यूजफुल लाइफ हमारी यही है बीच वाली, ठीक है। यूजफुल लाइफ क्या है? कॉन्स्टेंट फेलियर रेट, मोस्टली रिलायबल फेज। वियर आउट फेज भाई समय के साथ और भाई यूज करते करते सामान हमारा खराब हो जाएगा। रिलायबिलिटी के लिए टेस्टिंग हम क्या क्या कर सकते हैं? तो लाइफ टेस्टिंग, भाई ऑपरेशनल जो लाइफ स्पैन है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, भाई कोई मशीन कितने साल तक चलेगी। स्ट्रेस टेस्टिंग, एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर हम उसको टेस्ट करेंगे मशीन को। एक्सेलरेटेड लाइफ टेस्टिंग, मशीन के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लगाएंगे हम, जो नॉर्मल से ज़्यादा है, ताकि ये चेक कर सकें कि भाई मशीन कैसे परफॉर्म करती है हमारी। सिमुलेट एज बाय दी एक्सपोजिंग कंपोनेंट बाय हायर नॉर्मल देन स्ट्रेस, भाई कोई आपने मशीन बनाई कितने दिन चलेगी, ठीक है। तो ये जानने के लिए ये थोड़ी ना आप 2-3 साल तक यूज़ करते रहे उसका। क्या करोगे आप? उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड लगाओगे, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में यूज़ करोगे, रफ यूज़ करोगे उसका, यानी कि एक प्रकार से उसकी जो एज की जो वो होती है भाई, टाइम पीरियड को आपने इंक्रीज कर दिया, टाइम के इफेक्ट को। 6 महीने में ही आप टेस्ट करके ये देख लो कि ये 2 साल चलेगी कि 3 साल चलेगी। फिर फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस, भाई फेलियर मोड क्या क्या हो सकते हैं और उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो हम एनालिसिस में करते हैं। रिलायबिलिटी, इम्प्रूविंग रिलायबिलिटी इन इंजीनियरिंग डिज़ाइन, रिलायबिलिटी हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? तो बढ़िया क्वालिटी के मटेरियल्स को यूज करेंगे। अप्लाई रिडंडेंसी, ये रिडंडेंसी क्या होती है? रिडंडेंसी यानी कि आप बैकअप सिस्टम इस्तेमाल करोगे, ठीक है, उसको रिडंडेंसी बोलते हैं। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस करोगे, टाइम टू टाइम मेंटेन करेंगे। और रिग्रेसिव टेस्टिंग करोगे, भाई प्रोडक्ट को बेचने से पहले, लॉन्च करने से पहले आप उसकी टेस्टिंग करोगे। तो क्वालिटी कंट्रोल का जो हमारा चैप्टर था उसका लास्ट चैप्टर आ जाता है इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग मेथड। इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग क्या होता है भाई? यानी आप उसको टेस्ट कराने लग रहे हो, डिफेक्ट आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है। तो इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग एंश्योर दैट द प्रोडक्ट मीट द डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड बिफोर बीइंग यूज। किसी सामान को या प्रोडक्ट को बेचने से पहले, मार्केट में कंज्यूमर से देने से पहले आप उसको चेक करके देखोगे कि वो डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन और क्वालिटी स्टैंडर्ड उसके अंदर है कि नहीं है, ठीक है। इंस्पेक्शन हम किस तरीके से कर सकते हैं? इनकमिंग इंस्पेक्शन, जो रॉ मटेरियल है और कंपोनेंट है, प्रोडक्शन से पहले हम उनको चेक करके देखेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? इनकमिंग इंस्पेक्शन। सेकंड होता है इन प्रोसेस इंस्पेक्शन, जब प्रोसेस होने लग रहा है उस टाइम जब आप उसकी चेकिंग करोगे तो इन प्रोसेस इंस्पेक्शन। थर्ड होता है फाइनल इंस्पेक्शन, जब आपका प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है तो डिब्बों में पैक करने से पहले जब आप उसकी टेस्टिंग करोगे, वो फाइनल इंस्पेक्शन। फिर आते हैं स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग इंस्पेक्शन, तो रैंडम सैम्पलिंग करेंगे इंस्टेड ऑफ इंस्पेक्टिंग एवरी प्रोडक्ट। तो सैम्पलिंग वाले चैप्टर में हमने देख ही लिया था, हर प्रोडक्ट को तो हम चेक करके देख नहीं सकते, तो कुछ कुछ आइटम को हम चेक करके देख लेंगे। एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्लान, जो भाई हमने चैप्टर में पढ़ ही लिया था। टाइप ऑफ टेस्टिंग मेथड क्या है भाई? डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कर सकते हो। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में क्या होता है? मटेरियल को तोड़ के देखते हो। एग्जाम्पल टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, मटेरियल को तोड़े बिना, डैमेज किए बिना आप उसकी स्ट्रेंथ को, जो डिफेक्ट होते हैं उनको चेक करते हो, जैसे कि अल्ट्रासोनिक टेस्ट कर सकते हो, रेडियोग्राफिक टेस्टिंग, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग, तो ये सभी टेस्ट आप कर सकते हो। तो दो टाइप के टेस्ट जैसे मैंने आपको बताया। डिस्ट्रक्टिव के अंदर तो क्या, मटेरियल को आप तोड़ के उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी देखते हो। नॉन डिस्ट्रक्टिव के अंदर उसके अंदर डिफेक्ट क्या है, उन सबको बिना मटेरियल को ब्रेक डाउन करे। इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग स्टैंडर्ड, जो टेस्टिंग और इंस्पेक्शन आप करते हो उसके लिए स्टैंडर्ड क्या क्या है भाई, किस तरीके से आप टेस्टिंग करोगे? तो उसके लिए ASTM स्टैंडर्ड, अमेरिकन स्टैंडर्ड के जो टूल होते हैं, ASTM, इन्होंने भाई कुछ स्टैंडर्ड डेवलप कर रखे हैं कि भाई आप मटेरियल की टेस्टिंग इस प्रकार से करोगे। ISO 17025, तो लेबोरेटरी टेस्टिंग की एक्यूरेसी को ये इंश्योर करते हैं। BIS स्टैंडर्ड, सेट इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग नॉर्म इन इंडिया, भाई किस तरीके से आपको टेस्टिंग वगैरह करनी है, तो इंडिया के अंदर जो उसका नॉर्म रूल वगैरह कौन सेट करता है? BIS स्टैंडर्ड। फिर आता है रोल ऑफ ऑटोमेशन, भाई ऑटोमेशन यानी कि बिना ह्यूमन के इंटरफेरेंस से आप टेस्टिंग और इंस्पेक्शन करने लग रहे हो, उसका क्या रोल है? तो कैमरा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आप टेस्टिंग कर सकते हो, इससे स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ती है और रियल टाइम में आप इक्विपमेंट की हेल्थ को ट्रैक कर सकते हैं। तो भाई
आज का जो हमारा चैप्टर था वो ख़त्म हो गया है। बाकी हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट वाला जो हमने चैप्टर किया था, इससे लास्ट जो हमारी मैराथन क्लास थी किसकी हुई थी? लास्ट हमारी मैराथन क्लास हुई थी हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट। उसके अंदर जो 9th नंबर चैप्टर है इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक, तो कुछ कुछ जो उसके अंदर हमने पार्ट किया था वो भी आप कह सकते हो क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड बड़ा पार्ट था। भाई इन्वेंट्री कितने प्रकार की होती है, इन्वेंट्री के जो ABC एनालिसिस हो गए, इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी जो हो गई, फास्ट स्लो नॉन मूविंग वाले भाई एनालिसिस हो गए, HML एनालिसिस, HDE, टू बिन सिस्टम, मैक्सिमम एंड मिनिमम वाले सिस्टम, ठीक है, साइकिल काउंटिंग, ये जस्ट इन टाइम वाला हमने पढ़ा है, देखो कैनबन सिस्टम, इन्वेंट्रीज रिसीव्ड एग्जैक्टली व्हेन नीडेड। तो जो ताऊ जी ओची करके जो था उन्होंने इसको दिया था जस्ट इन टाइम वाले अप्रोच को। तो थोड़ा बहुत ये वाला चैप्टर भी क्वालिटी कंट्रोल के अंदर कई जगह पढ़ाया जाता है, इसको हम हैंडलिंग एंड स्टोरेज के अंदर ऑलरेडी कर ही चुके हैं। और स्पेशल जो क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड चैप्टर थे वे सारे हमने यहाँ पे कर ही लिए। तो टोटल 10 हिस्सों में इसको हमने डिवाइड करके किया था। तो मेरे हिसाब से जितने भी क्वालिटी के अंदर एस्पेक्ट थे, जितने भी कंसेप्ट थे, वे सारे के सारे आपको आ गए होंगे। जितना हमने पढ़ा है उससे बाहर कहीं नहीं आने वाला पेपर में, ठीक है। 100% हमने करा है, ऐसा नहीं है कि भाई हमने कोई चीज़ को छोड़ दिया। तो इसी के साथ जो भाई क्वालिटी कंट्रोल का हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था ये, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, या कह सकते हो भाई ना इसको सिविल में पढ़ते, ना मैकेनिकल, ना एग्रीकल्चर, ना इलेक्ट्रिकल, कहीं नहीं पढ़ते। ऑप्शनल सब्जेक्ट के तरीके से आता है बहुत जगह कॉलेज के अंदर। तो आपके लिए नया टॉपिक रहा होगा, मेरे लिए भी चैलेंजिंग था आपके लिए पढ़ाना भाई, क्योंकि आपने पहले इसको नहीं पढ़ रखा। और जो मैथ के कंसेप्ट होते हैं वो आपने लंबे टाइम तक नहीं पढ़े होंगे भाई, जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह और ये ग्राफ वगैरह आपको बताए हैं। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आए होंगे। आप बता सकते हो सजेशन, भाई आपका क्या सजेशन है। उसके अलावा जैसे भाई आपको कोई थी उत्तर प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर का जो एग्ज़ाम था, उसके लिए भाई आपको सारे सब्जेक्ट करवाएंगे। तो ज़्यादातर सब्जेक्ट हमने आपको सारे के सारे करवाए दिए भाई, हैंडलिंग स्टोरेज, प्रोडक्शन कंस्ट्रक्शन, एनर्जी कन्वर्जन, ग्रीन एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, डिज़ाइन ड्राइंग, एथिक्स एंड वैल्यू, थर्मो मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मशीनरी मेंटेनेंस, इंजीनियरिंग मटेरियल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ह्यूमन हेल्थ एंड सैनिटेशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, रिसेंट डेवलपमेंट इन अप्लाइड साइंस। तो जितने इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के 22 सब्जेक्ट थे भाई आपको यहाँ हमने करवाई दिए हैं। अब एग्ज़ाम आपका आ ही गया है, 2-3 दिन ही कहेंगे भाई हम बचे हुए हैं, 17, 18, 19। तो खूब तैयारी करो। अभी तक आपने भाई नहीं पढ़ा है कोई सब्जेक्ट तो प्ले लिस्ट में जाके या चैनल के ऊपर जाके आप उस सब्जेक्ट को देख सकते हो। इनकी जो PDF वगैरह कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम पे मिल जाएगी, एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगी। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप किसी भी इंजीनियरिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो भाई, SSC JEE हो गया, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर JEE के एग्ज़ाम हो गए, हरियाणा AE JEE गेट के एग्ज़ाम हो गए, यानी सरकारी नौकरी की अगर आप तैयारी करने लग रहे हो और इंजीनियरिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपके लिए हेल्पफुल कंटेंट और एग्जाम को कैसे क्लियर करना है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। और भाई टेक्स्ट बुक को अगर आप पास प्रो लेना चाहते हो तो भैया मैंने आपको बता ही दिया, कामयाबी एक्सप्रेस सेल यानी कि चलने लग रही है, 615 रुपये में देखने को मिल जाएगा। कूपन कोड आपको दैया यूज करना पड़ेगा, ये यूज नहीं करोगे तो 699 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट हो रहा है तो आप इसको ये बाय यहाँ से कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपके एग्ज़ाम्स के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक भाई, अच्छे से एग्ज़ाम देना फुल कॉन्फिडेंस के साथ। जितना हमने पढ़ा है उतना सफिशियंट है, आपको कोई चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।